केमिकल काइनेटिक्स के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और nth ऑर्डर की रिएक्शन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? किसी भी अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ किसी भी रिएक्शन का जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अगर वो फर्स्ट ऑर्डर है तो किस रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। जैसे अगर हम बात करें रेडियो एक्टिव डेके, जितने भी रेडियो एक्टिव डेके हैं वो सब फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5, या डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट, ठीक, और एस्टर का हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। जनरली जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएंगी, या कह सकते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है। जैसे Cl2O7 का डीकम्पोजिशन या N2O का डीकम्पोजिशन, ठीक है, थोड़ा सा इन्हें ध्यान रखें। चलिए अब बात करें इसको डिफरेंशियल, अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम निकालें तो मान लीजिए कोई रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट को आप R से भी लिख सकते हैं और A से भी लिख सकते हैं। इनिशियल अमाउंट मान लीजिए इसका कितना है, A0, और T समय बाद मान लीजिए इसमें से कितना घट गया, X सब्सटेंस डेके हो गया, या X सब्सटेंस क्या हो गया, रिएक्टेड हो गया, ठीक। तो अगर A में से A का कितना X घटेगा तो प्रोडक्ट का भी कितना बन जाएगा, X, क्योंकि यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री फिलहाल अभी 1 लिए है। चलिए तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन ए की टर्म्स में लिखें तो -dA/dt, ये क्या कहलाएगा, रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ ए, और ए हमने क्या लिया है, रिएक्टेंट, तो रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ ए, और यही क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि इसका स्टोइचियोमेट्री कितना है, 1। किसी भी स्पेसिस के 1 स्टोइचियोमेट्रिकली जो रेट होता है वही क्या होता है, रिएक्शन का रेट होता है। तो इसे ही हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, और यही क्या कहलाएगा, रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन देखें तो होगा के इंटू रेट लो के अकॉर्डिंग, के इंटू रिएक्टेंट की कंसिडरेशन, और ऑर्डर कितना है, फर्स्ट ऑर्डर है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1। अब हम क्या करें, जो कंसंट्रेशन है उसको एक साइड ले आइए और टाइम को इधर ले जाएंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए इधर लिया है और ये हो गया KT। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट कैसे रखेंगे, देखिए जब टाइम 0 था तो उस समय इनिशियल अमाउंट कितना था रिएक्टेंट का, A0, और जब T समय बाद मान लीजिए कितना रह गया, AT। तो AT क्या है, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक। माइनस देखिए 1/x, 1/x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, log x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। तो यहाँ पे 1/a का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log a, और अब लिमिट रखेंगे लोअर और अपर, ठीक है। और यहाँ dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, तो ये क्या हो जाएगा, KT, माइनस साइन ये था ही। अब रखिए लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। या तो आप क्या करिए, देखिए इस माइनस को अगर आपको रिड्यूस करना है, इस माइनस को रिड्यूस करना है तो उल्टा कर देंगे, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, या इस माइनस को हम यहाँ लिया है -KT और रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक बार a की जगह क्या रख देंगे, AT, और एक बार a की जगह क्या रख देंगे, A0। तो log AT माइनस log A0, मतलब ये रिमेनिंग कंसिडरेशन और ये इनिशियल, वो इज इक्वल टू कितना हो गया, -KT। देखिए अब log A माइनस B को क्या लिख सकते हैं, log A/B। तो यहाँ देखिए हमने इसको क्या कर लिया, तो अगर यहाँ से हम देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, log A/B, ठीक है। तो log AT/A0 इज इक्वल टू हो गया -KT। यहाँ से अगर हम log हटाएंगे तो ये E बेस पे है तो ये इधर पहुँच जाएगा, तो e की पावर -KT। तो log AT/A0 इज इक्वल टू होगा e की पावर -KT। या कह सकते हैं यहाँ से कि जो AT है, जो रिमेनिंग कंसिडरेशन है, वो इज इक्वल टू होगी इनिशियल कंसिडरेशन इंटू e की पावर -KT। क्लियर? ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई किसकी, फर्स्ट ऑर्डर की। अगर हम दूसरी एक और तरीके की बात करें, देखिए इसको अगर हम यहाँ देखें, अगर इसी से देख लें आप, इसी से डायरेक्ट बना सकते हैं इस इक्वेशन को, या उससे भी बना सकते हैं। तो अगर हम देखें ये क्या था, इस माइनस साइन को अगर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनिशियल माइनस रिमेनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे log इनिशियल कंसिडरेशन माइनस log रिमेनिंग कंसिडरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, KT। और इसे अगर हम फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, अगर log A माइनस log B को क्या लिख सकते हैं, log A/B। तो यहाँ से KT इज इक्वल टू हो गया, KT इज इक्वल टू होगा log इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन रिमेनिंग कंसंट्रेशन। ये ऐसे, ये फिलहाल log क्या है, E बेस पे है, अगर 10 बेस पे लेंगे तो K इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन T इंटू log इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन रिमेनिंग कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन को A लिख सकते हैं और रिमेनिंग कंसंट्रेशन को कितना लिख सकते हैं, A-X। तो आपको जोन से अगर ये फॉर्म अच्छी लगती है तो ये लिख सकते हैं, और ये फॉर्म अच्छी लिखती है तो ये लिख सकते हैं। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पे K इज इक्वल टू हो जाएगा 1/T log
इनिशियल कंसिडरेशन अपॉन रिमेनिंग कंसिडरेशन, जहाँ ए इनिशियल है और ए माइनस एक्स क्या है, रिमेनिंग है, और एक्स क्या है, वो पार्ट है जो रिएक्ट हो चुका है, ठीक है। और अगर इसे 10 बेस पे लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.303, तो फिर इक्वेशन हो जाएगी k इज इक्वल टू होगा 2.303 लॉग इनिशियल अपॉन रिमेनिंग। तो देखिए, तो k क्या फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन ये दो इक्वेशन हमारी बनी कि k इज इक्वल टू होगा 1/t लॉग इनिशियल अपॉन रिमेनिंग, और 10 बेस पे लेंगे तो यहाँ 2.303 आ जाएगा। और एक ये बन गया था कि जो रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग कंसिडरेशन है रिएक्टेंट की, वो होगी इनिशियल कंसिडरेशन इनटू ई की पावर माइनस kt। क्लियर। ध्यान दीजिए, मैंने इसको, इसमें केमिस्ट्री में डेरिवेशन नहीं आता बोर्ड एग्जाम में, अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में डेरिवेशन नहीं आते हैं, ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना डेरिवेशन पे, बस मेन रिजल्ट्स पे आपको ध्यान रखना है। अगर आप इक्वेशन ड्रॉ करें, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें, हम ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं किसमें, log 80 अपॉन टी में, ठीक है, log 80 अपॉन टी में, तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी कि log 80 इज इक्वल टू था log an माइनस के टी, ठीक है, इससे बना लो आप, नहीं तो देखिए, देखो इधर आ जाएगा के टी, और ये क्या होगा log 80 माइनस log a इज इक्वल टू माइनस के टी, तो ये इक्वेशन बन गई। हमें क्या रखना है, देखिए जो परपेंडिकुलर क्वांटिटी उसे लेफ्ट साइड में लाएंगे, क्योंकि उसे क्या बनाना है मुझे बाई, तो इससे मैंने इक्वेशन ड्राइव करी अभी, तो ये क्या हो गया था log इनिशियल, देखिए इसी से log के टी इज इक्वल टू होगा log इनिशियल माइनस के टी, तो ये क्या हो गया, जो परपेंडिकुलर क्वांटिटी हो तो हो जाती है y, और हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी कौन है t, तो वो क्या हो जाएगा mx, तो ये हो गया y, ये हो गया mx, तो ये बचा हुआ क्या हो गया c, तो स्लोप की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो ये हो गया c और ये हो गया mx, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी है वो कौन होती है, x होती है। चलिए, तो c तो इंटरसेप्ट तो कितना आ गया log a नॉट, ठीक है, log a नॉट, तो ये प्लस की वैल्यू है, प्लस की वैल्यू है तो स्लोप कहीं यहाँ से स्टार्ट होगा, अगर नेगेटिव होती तो कहीं नेगेटिव नीचे से स्टार्ट होता, और जीरो होती तो कहीं यहाँ से ओरिजिन से शुरू होता, तो ये प्लस की वैल्यू है तो कहीं प्लस से शुरू होगा, और स्लोप कैसा है माइनस, m की वैल्यू अगर कंपेयर करें यहाँ से तो m इजिकल टू है माइनस के, क्योंकि प्लस के साथ जब कंपेयर करेंगे तो m इजिकल टू है माइनस के, और माइनस के का मतलब स्लोप नेगेटिव है, तो ग्राफ कहाँ आएगा नीचे, और कांस्टेंट है क्योंकि k की वैल्यू फिक्स है गिवन टेम्परेचर पे, तो कांस्टेंट है तो क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन। सेम कहानी यहाँ देखें, अगर ये देखिए 80 और t में ग्राफ खींच रहे हैं, वहाँ log 80 में था और t में था, यहाँ पे log नहीं है, log नहीं होगा तो ये एक्सपोनेंशियल होगा, और एक्सपोनेंशियल में क्या होगा, ये e की पावर माइनस के टी है, देखिए e की पावर के टी होता तो ये बढ़ता हुआ ग्राफ होता, और ये e की पावर माइनस के टी है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू घटेगी, और इसकी वैल्यू घटेगी तो रिमेनिंग अमाउंट भी क्या होगा, घटेगा। और वैसे भी साइंस में आप कह सकते हैं किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसिडरेशन टाइम के साथ में क्या होती जाएगी, घटती चली जाएगी, जीरो ऑर्डर को छोड़ के, क्योंकि रिएक्शन वो क्या होगा, किसी भी कोई भी रिएक्शन हो, जीरो ऑर्डर हो या कोई भी हो, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का अमाउंट तो कम ही होगा, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता रहता है, तो रिएक्टेंट की कंसिडरेशन टाइम के साथ में डिक्रीज होगी। बस ये देखना था कि वो स्ट्रेट लाइन होगी कैसे होगी, तो ये एक्सपोनेंशियल कर्व है, और एक्सपोनेंशियल में कर्व तो आपको पता ही किस टाइप का आता है, एक्सपोनेंशियल कर्व, ठीक है, ये पैराबोलिक टाइप का। नेक्स्ट, अगर बात करें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, जो पार्ट यो रेशो होता है किसका, डिसोसिएशन अमाउंट डिवाइडेड बाय इनिशियल, इसे क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मान लीजिए इनिशियल अमाउंट मेरे पास ए था और टी समय में कितना पार्ट रिएक्ट हो गया, एक्स, तो जो रिएक्टेड पार्ट डिवाइडेड बाय इनिशियल पार्ट वो कहलाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू होता है एक्स अपॉन ए, तो किससे आ रहा है ये, डिसोसिएट अमाउंट, एक्स क्या है, डिसोसिएट अमाउंट डिवाइडेड बाय इनिशियल अमाउंट। चलिए, x अपॉन ए की वैल्यू हमें निकालनी, कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत तरीके हैं, कोई भी इक्वेशन आप जोन सी भी इक्वेशन आपको अच्छी लगे फर्स्ट ऑर्डर की वो उठा कर रख सकते हैं, वहां से आ जाएगी निकल के वैल्यू। देखिए, तो यह इनिशियल कंसिडरेशन वो इक्वल थी इनिशियल इंटू ई की पावर माइनस के टी, मैं रिमेनिंग अमाउंट को क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस एक्स, और इनिशियल को क्या लिख सकता हूँ, ए, क्योंकि मुझे एक्स अपॉन ए की फॉर्म में जरा वैल्यू निकालनी, इसलिए मैंने इनको इस फॉर्म में लिख लिया। चलिए, अब मैं क्या करूँ, इसको ए से क्या करिए, देखिए ये भी ए है और ये भी है, ए वालों को एक तरफ करो, तो x को इधर ले जाएं, ए को इधर ले आएं, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, x इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ से ए हम क्या ले लें कॉमन, ए कॉमन ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी, 1 माइनस ई की पावर के टी, तो x इजिकल टू कितना आ गया, ए कॉमन ले लिया मैंने, 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी, और मुझे निकालना अल्फा, अल्फा क्या होगा एक्स अपॉन ए, तो बस इस ए को अपॉन में ले आइए, तो एक्स अपॉन ए या डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो गया 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। ध्यान रखिए ये भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की यूनिट, तो देखिए रेट की यूनिट तो फिक्स होती है हर एक रिएक्शन के लिए, मगर रेट कांस्टेंट के की यूनिट डिफरेंट ऑर्डर के लिए क्या होती है, डिफरेंट। तो रेट इक्वल होगा के कंसिडरेशन की पावर है, तो हम क्या निकालें के की यूनिट, तो के इक्वल टू हो जाएगा रेट अपॉन कंसिडरेशन,
रेट की यूनिट होगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और अपॉन में कंसिडरेशन की यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स से मोल लीटर इनवर्स कैंसिल हुआ, क्या आ गया, सेकंड इनवर्स। और वैसे भी मैंने आपको बता रखा, अगर किसी भी ऑर्डर की आपको के की यूनिट लिखनी है, तो अगर आपके पास ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो जिस भी ऑर्डर का यूनिट लिख रहे हैं आप क्या करेंगे, उसमें से -1 करिए। तो फर्स्ट ऑर्डर का लिख रहा है तो 1 - 1 कितना आएगा, 0, और जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो लीटर की पावर चढ़ाओ। तो लीटर की पावर 0, और जो पावर लीटर की है वही क्या होगी, मोल की। तो अगर लीटर की 0 है तो मोल की भी 0 हो जाएगी। तो लीटर भी 0, मोल भी 0, तो बस क्या बचेगा, सेकंड इनवर्स। चल, फिर बता दूं, डेरिवेशन नहीं आते हैं केमिस्ट्री में, बस ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि किस तरीके से फॉर्मूले डराए हुए हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, मगर ये भी थोड़ा पता होना चाहिए किस तरीके से आया है। तो देखिए, अगर हाफ लाइफ की बात करें तो हाफ लाइफ तुम्हें पता है वो टाइम जिस टाइम में कोई भी सब्सटेंस 50% हाफ क्या हो जाए, 50% या कह सकते हैं हाफ क्या हो जाए, रिएक्ट हो जाए। तो अगर टी क्या होगा, टी हाफ लूँ तो टी हाफ पे क्या होगा, जो रिएक्टेड पार्ट है वो कितना हो जाएगा, इनिशियल का हाफ। मतलब हाफ हाफ एक्स क्या है, रिएक्टेड पार्ट, तो कितना पार्ट रिएक्ट होगा, इनिशियल का हाफ। चलिए लगाइए, के इज इक्वल टू क्या था, के इज इक्वल टू था 1/T लॉग इनिशियल कंसिडरेशन अपॉन रिमेनिंग। ठीक है, यहाँ देखिए, तो टी हाफ अगर मैं निकालूंगा, टी हाफ निकालूंगा तो टी इधर के इधर, तो टी हाफ इज इक्वल टू होगा 1/K लॉग इनिशियल अपॉन रिमेनिंग। रिमेनिंग कितना था, a - x, मगर इस समय x कितना होगा, रिएक्टेड पार्ट कितना होगा, a/2, या पूरा रिमेनिंग कह लो, जब रिएक्टेड a/2 हो गया होगा तो रिमेनिंग भी a/2 होगा। तो या तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं a - a/2, या पूरा ही कितना हो जाएगा, a/2। रिमेनिंग जो पार्ट है उसे डायरेक्ट a/2 भी लिख सकते हैं, इनिशियल का हाफ। ठीक है, तो यहाँ से भी सोल्व करेंगे तो a/2 आएगा, तो a/a/2, a से a कटेगा, 2 जाएगा ऊपर, तो हो गया 1/K log 2। और log 2 की अगर हम बात करें तो इसे अगर 10 बेस पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2.303 log 2/K, और log 2 की वैल्यू 10 बेस पे हम क्या रख सकते हैं, 0.303। तो 2.303 और 0.301 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाता है, 0.693/K। क्लियर, तो इस फॉर्म में भी पूछ सकता है। तो हाफ लाइफ क्या होगी, log 2/K, अगर 10 बेस पे लूंगा तो 2.303 log 2/K, और ये डायरेक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, पूरा सॉल्व करें तो 0.693/K। तो ये देखिए, इसमें इसकी हाफ लाइफ में क्या है, कंसंट्रेशन नहीं आ रही। तो अगर हम बात करें जीरो ऑर्डर की, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा था, मगर हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही थी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। इस केस में देखें फर्स्ट ऑर्डर में, तो इसमें जो रेट है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मगर जो हाफ लाइफ है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही, वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो के कांस्टेंट, और के कांस्टेंट तो हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर की क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और ये कई बार प्रूव कराया गया है, इतना प्रूव कराया। तो बस आप यहां से इतना सा प्रूव करेंगे, वो कहेंगे शो करिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ है वो कांस्टेंट होती है, वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। तो इतना पार्ट करना है, बस यहीं से शुरू करेंगे, डायरेक्ट इक्वेशन लगाएंगे, ये समझ में आ रही बात नहीं फर्स्ट ऑर्डर की। चलिए अगर बात करें, जैसे तो हमने टी हाफ निकाला, अगर वो कह रहा है टी 3/4 मतलब 75%, तो अगर ये जितना देखिए जितना पार्ट रिएक्टेड हो गया, समझ लो जो टाइम दे रखा है, जिस फ्रैक्शन में टाइम दे रखा है उतना ही पार्ट क्या होगा, वो रिएक्टेड। तो रिएक्टेड पार्ट अगर टी हाफ निकाल रहे हैं तो रिएक्टेड पार्ट कितना था, a/2। अगर टी 3/4 निकाल रहे हैं तो जो रिएक्टेड पार्ट है, x क्या होता है, रिएक्टेड पार्ट, वो कितना होगा, 3/4a। ठीक, तो अगर t 3/4 निकाल रहा हूं तो इक्वेशन लगाइए 1/K log इनिशियल अपॉन रिमेनिंग। रिमेनिंग कितना होगा, a - x, एक का होता है इनिशियल और x होता है रिएक्टेड, और जब t ले रहा हूं मैं कितना 3/4, तो रिएक्टेड भी कितना हो जाएगा, 3/4a। यहां से सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/4, a/4, a से a कटेगा, 4 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2, तो 2 यहां निकाल सकते हैं, तो 2 log 2 लिख सकते हैं इसको। क्लियर, यहां से क्या आएगा, log 4 आएगा, और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और 2 कहां चला जाएगा, यहां मल्टीप्लाई में, तो लिख सकते हैं 2 log 2। तो ये क्या हो गया, इतना केस क्या था, हाफ लाइफ, पहली हाफ लाइफ थी, और इनटू क्या हो गया 2। तो कहने का मतलब है, क्योंकि हाफ लाइफ हर बार क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर 50% में टाइम कितना लग रहा है, पहली 50% में 10 मिनट लग रहा है, तो 75% में कितने लगेंगे, 20 मिनट, क्योंकि 75% में या 3/4 में कितनी हाफ लाइफ आ चुकी होंगी, 2 हाफ लाइफ आ चुकी होंगी। अगर पहली हाफ लाइफ 20 मिनट की है तो दूसरी हाफ लाइफ भी 20 मिनट की होंगी, तो टोटल 2 हाफ लाइफ किस में आ जाएंगी, 40 मिनट में। इसलिए टी 3/4 में, टी 3/4 का हो या 75% का हो, तो इसमें कितनी हाफ लाइफ आ चुकी है, 2 आ चुकी है। एक तो 1 से लेके 1/2 और एक 1/2 से लेके 3/4, तो इसमें 1/4, तो 1 से लेके 1/2, 1/2 से 1/4, तो कितनी हाफ लाइफ आ चुकी है, 2। और 2 हाफ लाइफ का मतलब तो वो क्या होगा, फर्स्ट हाफ लाइफ का ट्वाइस। तो क्योंकि हाफ लाइफ इसमें कांस्टेंट रहती है, हर बार टाइम क्या लगेगा, सेम, तो हर बार ट्वाइस होती चली जाएगी। तो देखिए सिमिलरली अगर हम क्या निकालें, 7/8, तो 7/8 में कितनी हाफ लाइफ आ चुकी होंगी, 3, और 3 हाफ लाइफ आ चुकी होंगी, तो कितना होगा, 3 इंटू फर्स्ट हाफ लाइफ।
अगर 15/14 देखें, 15/16 देखें तो इसमें कितनी हाफ लाइफ आ चुकी होंगी 4, तो वो कितना होगा 4 टाइम्स होगा फर्स्ट हाफ लाइफ के। अगर 31/32 देखें तो इसमें कितनी हाफ लाइफ आ चुकी होंगी 5, और 5 हाफ लाइफ आ चुकी होंगी, तो इसमें कितना टाइम होगा जो पहली हाफ लाइफ है उसका 5 टाइम्स। क्लियर? तो कैसे? और अगर हमें 100% निकालना कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट कितने समय में हो जाएगी, तो 100% मतलब कंप्लीट होना, तो कंप्लीट क्या होगा 1/k log इनिशियल अपॉन रिमेनिंग क्या रह जाएगा, जब 100% कंप्लीट हो चुकी तो रिमेनिंग अमाउंट क्या बचा 0, और जब रिमेनिंग अमाउंट 0 बचा तो अपॉन में किसी के 0 आ जाए तो हो जाएगा इनफाइनाइट, और log इन्फिनिट फाइनाइट भी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो कंप्लीट होगी वो वेरी लॉन्ग टाइम में होगी, उसके लिए वो टाइम डेफिनेट नहीं होगा, वो टाइम फिक्स नहीं होगा, उसे नहीं बता सकते। क्लियर होगी बात? समझिए, जैसे यहाँ देखें, अगर हम बात करें हमारे पास इनिशियल अमाउंट था ए नॉट से कितना हो गया अगर पहली हाफ लाइफ देखूं तो पहली हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा A0/2, आधा बचेगा, आधा जा चुका है। दूसरी हाफ लाइफ देखूं तो कितना होगा A0/4, और तीसरी हाफ लाइफ देखूं तो A0/8, फोर्थ हाफ लाइफ देखूं तो A0 कितना 16। अब ये कैसे पता चल रहा है, तो सुनिए, ये जो अमाउंट है ये पहले हाफ लाइफ के बाद ये अमाउंट बचा, दूसरी हाफ लाइफ के बाद इतना अमाउंट बचा, तीसरे हाफ लाइफ के बाद इतना, ये बचा हुआ अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, तो समझिए, तो बचा हुआ जो अमाउंट है वो ये होगा। तो इनिशियल कितना था A0, अगर पहली हाफ लाइफ है तो पहली हाफ लाइफ तो हर हाफ लाइफ में क्या करेंगे बाई 2 करते जाएंगे, तो अगर पहली एक ही हाफ लाइफ हुई है तो 2 की पावर 1 से डिवाइड कर देंगे, अगर 2 हाफ लाइफ हो चुकी तो 2 की पावर 2 से डिवाइड कर देंगे, और 3 हाफ लाइफ हो चुकी तो 2 की पावर 3 से, अगर 4 हाफ लाइफ हो चुकी है तो 2 की पावर 4 से। देखिए पहली हाफ लाइफ हुई तो A0 को डिवाइड कर दिया 2 की पावर 1 से, एक और हाफ लाइफ हो गया, यानी कि यहाँ तक कितनी हाफ लाइफ आ चुकी है 2, तो A0 को किससे डिवाइड कर देंगे 2 की पावर 2 से, और अगर एक और हाफ लाइफ होगी तो टोटल कितनी हाफ लाइफ हो चुकी है, यहाँ तक 3 हाफ लाइफ आ चुकी है, तो A0/2 की पावर 3, और यहाँ तक कितनी हाफ लाइफ हो चुकी है 4, तो इसलिए 2 की पावर 4 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ये तो है रिमेनिंग, तो ये तो है जो बचा हुआ पार्ट है, तो रिएक्टेड पार्ट क्या होगा वो इसका उल्टा। देखिए, तो अगर A0 से A0/2 बचा, कितना 1/1/2 बचा, तो कितना रिएक्ट हो गया होगा 1/2। अब ये कितना बचा 1/4 बचा, देखिए A0/4 ही तो है नहीं कि 1/4, तो 1/4 बचा तो कितना रिएक्ट हो गया होगा 3/4। मतलब जो भी रिमेनिंग पार्ट है उसको 1 में से माइनस करिए। देखिए 1, अगर ये कितना बचा 1/2, तो 1 में से माइनस करो, 1 - 1/2 कितना आ जाएगा, तो रिएक्टेड पार्ट कितना हो गया 1/2। ये कितना बचा 1/4, तो 1 में से माइनस करो 1/4 कितना आ जाएगा 3/4, तो 2 हाफ लाइफ में कितना पार्ट रिएक्ट हो चुका है 3/4, तो 3/4 का मतलब 2 हाफ लाइफ आ चुकी हैं। ये देखिए, अगर यहाँ कितना बचा 1/8, तो 1 में से माइनस करिए 1/8, तो कितना आ जाएगा 7/8, तो 7/8 का मतलब है कितनी हाफ लाइफ आ चुकी हैं 3। अगर जैसे इस फोर्थ हाफ लाइफ, 4 हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा ये 1/16, तो 1 को माइनस करिए 1/16 में से, तो कितना आ जाएगा 15/16, तो वही तो बात कर रहे थे। देखिए 1/2 बचा तो क्या हो गया पहली हाफ लाइफ, अगर 3/4 बचा तो 2 हाफ लाइफ हो चुकी हैं, अगर 7/8 बचा है तो कितनी हाफ लाइफ आ चुकी हैं 3, क्योंकि 1 - 1/8 यहीं से पता चल जाएगा। पहली हाफ लाइफ में 1/2, दूसरी हाफ लाइफ में 1/2, 1/2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, तो 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1, तो 1/2 है तो पहली हाफ लाइफ, 1/2 है, 1/4 है तो 2 हाफ लाइफ, 1/8 है तो 3 हाफ लाइफ, 1/16 है तो 4 हाफ लाइफ, 1/32 है तो कितनी हाफ लाइफ 5 हाफ लाइफ। तो कैसे पता चलेंगे, जो भी 2 की पावर होगा, ये 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब 3 हाफ लाइफ हो चुकी हैं। 2 की पावर 4 हो, 16 को कैसे लिखेंगे 2 की पावर 4, इसका मतलब 4 हाफ लाइफ हो चुकी हैं। 32 को कैसे लिखेंगे 2 की पावर 5, तो इसका मतलब कितनी हाफ लाइफ आ चुकी है इसमें 5, और 1/2 की पावर 5, तो ये तो होगा रिमेनिंग पार्ट, और 1 में से माइनस करें 1/2 की पावर 5 को, तो वो क्या होता है रिएक्टेड पार्ट जो कंज्यूम हो चुका। आगे बात समझ में चलिए, तो क्या होगा जो रिमेनिंग पार्ट है, तो ध्यान दीजिए रिमेनिंग पार्ट इक्वल होगा A0/2 की पावर n, जहां n क्या है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, और नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे निकलेंगे n, वो गिवन टाइम, जो भी टोटल गिवन टाइम है डिवाइड करेंगे पहली हाफ लाइफ से। ठीक है, टोटल मान लीजिए पहली हाफ लाइफ कितने की है, पहली हाफ लाइफ मान लीजिए 20 मिनट की है, और ये गिवन टोटल टाइम हमें दे रखा 80 मिनट, तो 80 मिनट और पहली हाफ लाइफ 20 मिनट की, तो 80 मिनट में कितने हाफ लाइफ आ चुकी होंगी 4, तो n किससे निकलेगा टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ। ठीक, और रिमेनिंग अमाउंट किसका आ जाएगा इनिशियल के डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। ठीक है, तो जो रिमेनिंग पार्ट हो गया वो कितना हो गया A0/2 की पावर n, जहां n क्या है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, और किससे निकलेंगे टोटल गिवन टाइम डिवाइडेड बाय
फर्स्ट हाफ लाइफ। चलिए फर्स्ट हो सेकंड हो, क्योंकि इसमें तो फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ क्या रहती है, कांस्टेंट। तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट इज लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ, तो एन हाफ लाइफ के बाद कितना अमाउंट बचेगा, तो उसे 1 में से क्या कर देंगे, माइनस। अगर हमें क्या करना है, देखिए ये तो रिमेनिंग पार्ट है, तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेड हाफ लाइफ आफ्टर एन हाफ, तो एन हाफ लाइफ के बाद कितना अमाउंट बचेगा वो ये, तो ये रिमेनिंग अमाउंट है। अगर रिएक्टेड अमाउंट पूछेगा तो 1 में से माइनस कर देना उसे, मतलब ए नोट में से, इनिशियल में से माइनस कर देना। नेक्स्ट, तो बात समझ में आ गई। रिमेनिंग अगर अमाउंट पूछ रहा है तो ए नोट अपॉन 2 की पावर एन, और रिएक्टेड पार्ट कितना पार्ट रिएक्ट हो चुका तो उसे ए नोट में से माइनस कर देंगे, किसको, ए नोट अपॉन 2 की पावर एन को। नोट पॉइंट देखिए, ये कह रहा है हाफ लाइफ एज वेल एज एनी फ्रैक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। क्या कह रहा है, ये कह रहा है हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कोई भी हाफ लाइफ हो या कोई भी फ्रैक्शन पार्ट हो जो रिएक्टेड है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट रहता है इनिशियल कंसिडरेशन ऑफ रिएक्टेंट से। जैसे अगर हम बात करें पहली हाफ लाइफ, किसी भी रिएक्शन की हाफ लाइफ अगर 20 मिनट है तो हाफ लाइफ 20 मिनट ही रहेगी, चाहे उसकी इनिशियल कंसिडरेशन 2 मोलर ली हो, चाहे इनिशियल कंसिडरेशन 4 मोलर से स्टार्ट की हो, चाहे इनिशियल कंसिडरेशन 8 मोलर से स्टार्ट की गई हो। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि रिएक्शन इनिशियल कितने कंसिडरेशन से स्टार्ट की गई थी। ऐसे ही अगर किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 60%, मान लीजिए 60% कंप्लीट होने में अगर उसको मान लीजिए 15 मिनट लगती हैं, तो उसको हर बार 15 मिनट ही लगेंगी 60% कंप्लीट होने में, चाहे इसकी उसकी इनिशियल कंसिडरेशन रिएक्टेंट की इनिशियल कंसिडरेशन 1 मोलर से स्टार्ट की गई हो और चाहे 5 मोलर से स्टार्ट की गई हो। क्लियर होगी बात, ये कह रहा है। तो हाफ लाइफ एज वेल एज एनी फ्रैक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। चलिए, तो इनिशियल अमाउंट से डिपेंड नहीं करेगा कि आप कहाँ से कितनी इनिशियल कंसंट्रेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। हाफ लाइफ हर बार क्या रहेगी, सेम, और या कोई भी फ्रैक्शन टाइम कितने भी परसेंट कंप्लीट होने में टाइम हर बार क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर 60% कंप्लीट कर रहे हैं 2 मोलर की कंसंट्रेशन लेके और 60% कंप्लीट कर रहे हैं 4 मोलर की कंसंट्रेशन लेके, तो दोनों टाइम बराबर आएंगे फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में। ये कह रहा है 75%, क्वेश्चन है 75% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गेट कंप्लीट इन 4 आवर्स। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 75% कंप्लीट हो गई, किसमें, 4 आवर्स में। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द 87.55% रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाए तो इसका मतलब कितनी रिएक्शन हो चुकी है, कितनी हाफ लाइफ आ चुकी है, 1। अगर 75% कंप्लीट हो जाए तो इसका मतलब कितनी हाफ लाइफ आ चुकी है, 2। ठीक, और अगर 87.5 कंप्लीट हो जाए तो कितनी हाफ लाइफ आ चुकी है, 3। तो अगर 2 हाफ देखिए, और ये फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर की हर एक हाफ लाइफ में क्या रहता है, टाइम सेम रहता है। तो 75% का मतलब है कि 2 हाफ लाइफ हैं, 2 हाफ लाइफ में कितना टाइम लगता है, 4 घंटे। तो एक हाफ लाइफ में कितना लग रहा होगा, 2 घंटे, क्योंकि दोनों हाफ लाइफ इस 75% में जो 2 हाफ लाइफ रहेंगी वो बराबर टाइम की रहेंगी, और टोटल टाइम कितना है, 4 घंटे। दो हाफ लाइफ कंप्लीट होने में 4 घंटे लगते हैं, तो एक हाफ लाइफ में कितने लग रहे होंगे, 2 घंटे। तो 3 हाफ लाइफ में कितने लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे। आगे बात समझ में नहीं, तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा, 6 आवर्स। डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। 75% में कितने हाफ लाइफ, 2, और 2 हाफ लाइफ में टाइम कितना है, 4 घंटे। तो एक हाफ लाइफ में कितना होगा, इसका आधा, क्योंकि हर एक हाफ लाइफ क्या होती है, फिक्स होती है, वो इनिशियल कंसिडरेशन में डिपेंड नहीं करती। तो पहली हाफ लाइफ 2 घंटे की, दूसरी हाफ लाइफ भी 2 घंटे की। तो और वो कह रहा है कि 87.5% कंप्लीट होने में इस रिएक्शन को कितना टाइम लगेगा। तो ये जो रिएक्शन है इसकी हाफ लाइफ कितने की है, 2 घंटे की, और 87.5% में कितनी हाफ लाइफ आ चुकी होंगी, 3। और 3 हाफ लाइफ का मतलब है कि इसमें कितने, एक हाफ लाइफ में 2 घंटे लग रहे हैं, तो 3 हाफ लाइफ में कितने लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे। क्लियर, आंसर हो जाएगा 6 आवर्स। तो देखिए, अगर बात करें 75% या कह सकते हैं 3/4, तो 3/4 में जो टाइम होता है, 3/4 टाइम जो होता है वो 2 टाइम्स होता है टी हाफ का, और ये है कितना, 4 घंटे। तो एक हाफ लाइफ कितने की आ गई, 2 घंटे की। चलिए, तो 3/4 में तो कितना है, 4 घंटे लगे, तो हाफ टाइम में कि एक हाफ लाइफ में कितने लगे, 2 घंटे। तो 87.5 मीन्स का मतलब कितना है, 87.5 का मतलब है 7/8। 7/8 का मतलब है 3 हाफ लाइफ, और 3 हाफ लाइफ में टाइम फिर कितना लगेगा, अगर एक हाफ लाइफ में 2 घंटे लग रहे हैं तो 3 हाफ लाइफ में कितने लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे। क्लियर होगी बात, ये कह सकते हैं T 7/8 इज इक्वल टू होगा 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ। चलिए नेक्स्ट देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ 93.75% कंप्लीटिक्शन टू द 87.5% कंप्लीटिक्शन। तो बहुत सिंपल सी बात है,
ये कह रहा है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसके इतने % कंप्लीट होने में टाइम और इतने % कंप्लीट होने के टाइम का रेशो बताओ। तो देखिए इसमें 93.75 में कितनी हाफ लाइफ हो जाती हैं, इसमें हो जाएंगी कितनी हाफ लाइफ 4, और इसमें कितनी हाफ लाइफ हो जाती है 3। तो इस 4 हाफ लाइफ में कितना टाइम लगेगा, 4 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ, और इसमें 3 हाफ लाइफ में कितना टाइम लगेगा, 4 टाइम्स इनटू फर्स्ट हाफ लाइफ। ठीक है, तो देखिए तो 87.5% में कितनी हाफ लाइफ होती है, 3 हाफ लाइफ, और 93.75 में कितनी हाफ लाइफ आ जाती है, 4 हाफ लाइफ। तो इसमें कितना टाइम होगा, अगर इसमें टाइम देखूंगा तो 3 इंटू टी हाफ, इसमें कितना होगा 4 इंटू 3 हाफ। तो दिस अपॉन दिस रेशो बताना, तो 4 अपॉन क्या हो जाएगा 3। क्लियर। नेक्स्ट, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ए से क्या बना है बी। ये कह रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस फ्रॉम 1 मोलर टू द 0.6 मोलर। 1 मोलर से 0.6 मोलर रिड्यूस। देखिए अगर वो वर्ड बोले रिड्यूस टू, तो रिड्यूस टू का मतलब है ये रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट। अगर वो कहता है रिड्यूस बाई, तो बाई का मतलब है इतना पार्ट रिएक्ट हो गया। तो फिलहाल ये 0.6 जो है वो कितना है, रिमेनिंग पार्ट दे दिया। तो इनिशियल इतना था, बचा हुआ इतना रह गया, तो रिएक्ट कितना हो गया होगा 0.4। आगे बात समझो नहीं। तो रिड्यूस टू बोले तो रिमेनिंग पार्ट दे रखा, रिड्यूस बाई लिख देगा तो इसका मतलब वो रिएक्टेड पार्ट बता रखा है। तो इसमें रिड्यूस टू बोला है, तो रिड्यूस टू का मतलब इनिशियल अमाउंट 1 मोलर था और रिमेनिंग अमाउंट कितना रह गया 0.6, तो रिएक्टेड पार्ट कितना हो गया होगा 0.4। तो देखिए फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए टू बी द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस फ्रॉम 1 मोलर टू द 0.6 मोलर इन 20 मिनट्स। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिड्यूस फ्रॉम 0.6 मोलर टू द 0.36 मोलर। चलिए इसने क्या कहा है, सुनिए बात, बहुत सिंपल सी इसने बात कही है। वो कह रहा है कि जब 1 मोलर से 0.6 मोलर होने में तो टाइम लगता है 20 मिनट, तो कह रहा है कि 0.6 मोलर से फर्दर 0.36 मोलर होने में कितना टाइम लगेगा। तो सुनिए, तो देखिए जी 1 मोलर से 0.6 होने में तो टाइम कितना लग रहा है 20 मिनट। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, अगर टी का देखो तो टी इज इक्वल टू होता है 1/k लॉग इनिशियल अपॉन रिमेनिंग। इनिशियल तो कितनी है 1 और रिमेनिंग कितनी है 0.6। 1/k, के की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा दिया तो के हट गया, क्योंकि के दोनों केस में क्या रहेगा सेम। चलिए तो t इज इक्वल टू क्या होगा, t इज इक्वल टू होता है 1/k लॉग इनिशियल अपॉन रिमेनिंग। 1/k है क्या है, कांस्टेंट रहेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दिया, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लॉग इनिशियल अपॉन रिमेनिंग। इनिशियल पहले केस में क्या था 1 और रिमेनिंग कितना था 0.6 और टाइम कितना था पहले केस में 20 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कितना लॉग 1/0.6। यहाँ देखिए जी, अब दूसरे केस में देखें, दूसरे केस में अगर हम टाइम निकालना है टी, तो टी डायरेक्ट होगा लॉग इनिशियल अपॉन रिमेनिंग। आपका इनिशियल कितनी है 0.6 और रिमेनिंग कितनी रह गई 0.36। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया 1/, अगर इसको सोल्व करें तो देखिए कितना आ जाएगा 1/6 अगर सोल्व करें देखिए इसमें 1 के बाद पॉइंट है, इसमें 2 के बाद पॉइंट है। अगर 6 से कट करूंगा तो ये आएगा 1 और ये आएगा 6, और इसमें एक पॉइंट हटाऊंगा तो एक पॉइंट रह जाएगा, तो 1/0.6। तो इसका मतलब जितना अमाउंट ये है उतना ही अमाउंट ये है। तो अगर इसमें 20 मिनट लग रही होंगी तो इसमें भी क्या होंगी 20 मिनट। क्यों, जितने % ये घटा, ये 1 से कितना आ गया 0.6, वो भी देखिए अगर सोल्व करें उसको 0.6 डिवाइडेड बाई 0.36, तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये भी कितना आएगा 1/0.6। तो कहने का मतलब है जितना फ्रैक्शन पार्ट यहाँ रिएक्ट हुआ है उतना ही फ्रैक्शन पार्ट यहाँ रिएक्ट हुआ है, तो दोनों में टाइम क्या रहेगा सेम, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ किसी भी पर्टिकुलर हाफ लाइफ में या किसी भी पर्टिकुलर फ्रैक्शन टाइम में टाइम क्या लगता है कंप्लीट होने में, किसी फ्रैक्शन पार्ट में कंप्लीट होने में जो टाइम है वो क्या होता है सेम। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा कि इतने से इतने घंटे में इतना टाइम है तो इतने से इतने में कितना टाइम होगा, तो आप फ्रैक्शन पार्ट निकाल ले करो। मतलब इनिशियल अपॉन रिमेनिंग का रेशो पहले का, और दूसरे में इनिशियल अपॉन रिमेनिंग का रेशो, इन दोनों का रेशो निकाल लो। अगर ये दोनों रेशो इक्वल है तो टाइम भी क्या होगा इक्वल होगा। अगर फ्रैक्शन रेशो पार्ट या परसेंटेज पास क्या है, परसेंटेज निकालो या फ्रैक्शन पार्ट निकालो, अगर वो इक्वल आ रहा है तो उसका मतलब टाइम क्या लगेगा सेम लगेगा। तो 1/0.6 और 0.6/0.36 का रेशो कितना है 1/0.6 है, या कह सकते हैं 10/6। तो दोनों में रेशो कितना आ रहा है 10/6 10/6, तो दोनों में टाइम क्या लगेगा सेम। अगर इसमें 20 मिनट लगी हैं तो उसमें भी कितने लगेंगी 20 मिनट। तो देखिए जैसे सेकंड मेथड जो अभी मैंने बताया, तो जैसे फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के लिए k इज इक्वल टू होता है 1/t लॉग इनिशियल अपॉन रिमेनिंग। ठीक, तो यहाँ से अगर हम k देखें तो k अगर पहले डाटा के लिए k लगाएं और सेकंड डाटा के लिए k लगाएं,
तो एक दूसरा मेथड है, तो k इज इक्वल टू क्या होगा 1/20। देखिए k इज इक्वल टू था 1/t लॉग इनिशियल अपॉन रिमेनिंग। तो पहले केस के लिए अगर देखें तो टाइम था 20 मिनट, लॉग इनिशियल थी 1 और रिमेनिंग कितनी थी 0.6। और यही इज इक्वल टू k इज इक्वल टू अगर सेकंड इक्वेशन के लगाए तो होगा 1/t, क्योंकि टाइम निकालना है पता नहीं, लॉग इनिशियल कितना था 0.6 और रिमेनिंग कितना रह गया था 0.06। यहाँ से अगर ये फ्रैक्शन रेशो निकालें तो 10/6 आ रहा है, और यहाँ से सोल्व करें तो वहाँ से भी 10/6, और दोनों में फ्रैक्शन रेशो सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये टाइम सेम होगा, तभी ये k क्या होगा इक्वल होगा। भाई ये इक्वेशन तो एक ही है, जितना k यहाँ से आना चाहिए उतना k यहाँ से आना चाहिए, इसलिए इन दोनों को क्या रख दिया इक्वल। और ये इक्वल कब हो सकते हैं, जब ये अगर ये फ्रैक्शन रेशो इनका सेम है, अगर ये फ्रैक्शन रेशो सेम, इतना पार्ट बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब ये और ये भी क्या होने चाहिए सेम, तो इसका मतलब t इज इक्वल टू कितना होगा 20। तो अगर इनिशियल अपॉन रिमेनिंग का रेशो सेम है तो सेम टाइम होगा। आगे बात समझ में नहीं, मतलब फ्रैक्शन पार्ट क्या है, फ्रैक्शन रेशो अगर सेम है तो टाइम भी क्या होगा सेम लगेगा। एग्जाम्पल और देखिए, जैसे एक रिएक्शन है 10 मोलर, एक रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 10 मोलर से स्टार्ट करी गई और एक 50 मोलर से स्टार्ट करी गई। इसका 75% कंप्लीट किया गया। 75% कंप्लीट, 75% का मतलब क्या है 3/4, तो 2 हाफ लाइफ, तो 3/4 निकालिए, इसका कितना बचेगा, मतलब 2 हाफ लाइफ करा दो। देखो पहली हाफ लाइफ में कितना होगा 10 का हो जाएगा 5, और 5 का भी हाफ अगली सेकंड लाइफ में क्या हो जाएगा 2.5, तो इसमें 2 हाफ लाइफ हो चुकी, मतलब 75%। इसमें भी 2 हाफ लाइफ करिए, देखिए पहली हाफ लाइफ में 50 का कितना हो जाएगा 25 का फिर हाफ करिए तो कितना हो जाएगा 12.5, तो इसमें भी 2 हाफ लाइफ हो चुकी, मतलब 75% ये भी रिएक्ट हो चुका। तो अगर इसमें 75% कंप्लीट होने में 75% कंप्लीट होने में टाइम कितना लगता है 10 मिनट, तो यहाँ भी 75% कंप्लीट होने में 10 ही मिनट लगेंगी, क्योंकि क्या है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो फ्रैक्शन पार्ट है या परसेंटेज रिएक्टेड में जो टाइम लगता है वो सेम होता है, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि इनिशियल कंसिडरेशन क्या थी। आगे बात समझ में, तो ट्रिक क्या हो गई, तो आप क्या करेंगे फाइनल अपॉन इनिशियल का रेशो निकालिए। अगर वो पहले और दूसरे केस में क्या है बराबर है तो फिर टाइम भी क्या लगेगा दोनों में बराबर लगेगा। इसमें देखिए 2.5/10 तो कितना आ जाएगा 1/4, इसमें निकालें 2.5/50 तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 1/4, तो दोनों का रेशो सेम आ रहा है और दोनों का रेशो सेम आ रहा है, तो दोनों में टाइम भी क्या लगेगा सेम। तो T1 इज इक्वल टू होगा T2, अगर इसमें 10 मिनट लगी तो उसमें भी कितने लगेंगे 10 मिनट। नेक्स्ट, हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स इज कितना है 12.3 ईयर्स इफ द अमाउंट ऑफ आइसोटॉप्स लेफ्ट अनडेके इज 3 ग्राम आफ्टर 49.2 ईयर्स, देन फाइंड द इनिशियल। तो देखिए ये कह रहा है एक हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है जिसकी हाफ लाइफ कितनी है 12.3 ईयर है, ठीक। इफ अमाउंट ऑफ आइसोटॉप्स लेफ्ट अनडेके इन 3 ग्राम, वो कह रहा है कि आइसोटॉप्स का जो अनडेके अमाउंट है किसी टी समय बाद कितना रह गया 3 ग्राम रह गया। तो वो कह रहा है आफ्टर इतने ईयर्स बाद एक रिएक्शन हुई इस आइसोटॉप का जिसकी हाफ लाइफ कितनी है ये, उसमें एक रिएक्शन चली और उसका क्या है फाइनल अमाउंट कितना रह गया 3 ग्राम रह गया। कितने समय बाद 49.2 ईयर्स बाद, इतने ईयर्स बाद कितना अमाउंट रह गया 3 ग्राम। तो कह रहा है देन फाइंड द इनिशियल अमाउंट, तो बताइए इनिशियल अमाउंट कितना था, ठीक। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, क्या है सिंपल सी बात, ये कह रहा है 50% रिएक्शन अकर्स इन 50% रिएक्शन कितने टाइम में अकर्स हो रही है 12.3 ईयर्स में, ठीक है। जो देखिए 49.2 ईयर्स में कितनी हाफ लाइफ आ जाएंगी 40.92 ईयर्स में, तो 12 में कितनी आ रही है 12.3 ईयर्स में कितनी आ रही है एक हाफ लाइफ, और हमारे पास टाइम कितना दे दिया इन्होंने 49.2 ईयर्स। तो इसमें अगर डिवाइड करें इस टाइम से टोटल टाइम को एक हाफ लाइफ के टाइम से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से n आ जाएगा। n क्या होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, जो किससे आएंगी टोटल टेकन टाइम डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ, और टोटल टाइम कितना है 49.2 और हाफ लाइफ कितनी है 12.3, से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 4। तो इसमें कितनी इतने ईयर्स में कितनी हाफ लाइफ आ चुकी होंगी 4 हाफ लाइफ आ चुकी होंगी, इतने सालों में 4 हाफ लाइफ आ चुकी होंगी। तो बस 4 हाफ लाइफ बाद कितना इनिशियल अमाउंट रहा होगा, देखिए तो कितनी हाफ लाइफ आ गई 4, तो 4 हाफ लाइफ में कितना अमाउंट होगा जी, देखिए इनिशियल मास, तो इनिशियल मास कितना होगा ये 2 की पावर 4 इंटू 3 क्या है जो रिमेनिंग था, तो 3 इंटू 2 की पावर 4, ये क्या है इनिशियल मास। कैसे नहीं समझ में आ रही, देखिए अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था क्या कि अगर हम बात करें रिमेनिंग अमाउंट, तो रिमेनिंंग अमाउंट 80 इज इक्वल टू क्या था इनिशियल अमाउंट 2 की पावर n, ये तो था, बस इसी फॉर्मूला तो लगाया सीधा सीधा। मुझे ये निकालना है, ये गिवन कर रखा है, इधर रखा 3
और ये कितना हो गया 2 की पावर 4, क्योंकि एन कितना निकल चुका 4, तो ए नोट कितना आ जाएगा 80 इंटू 2 की पावर एन, 80 तो कितना है 3 और 2 की पावर एन कितना है 4, बस सोल्व करिए। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 16 और ये 3 है, 16 इंटू 3 कितना हो गया 48 ग्राम। तो इनिशियल अमाउंट कितना होगा जब रिएक्शन स्टार्ट हुई थी 48 ग्राम। क्लियर होगी बात। तो हमने टोटल टाइम को हाफ लाइफ से डिवाइड कर दिया, उससे क्या आ गई टोटल हाफ लाइफ आ गई कि कितनी हाफ लाइफ इसमें हुई होंगी, और जितनी हाफ लाइफ होंगी तो अब इनिशियल अमाउंट निकाल सकते हैं किससे, रिमेनिंग अमाउंट होता है इनिशियल डिवाइडेड बाय 2 की पावर n, जहां n क्या होती है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ किससे आती है। आगे बात समझ में। तो देखिए अब जैसे एक और पॉइंट देखिए, इसमें एक क्वेश्चन के रूप में ये कह रहा है एक गैसियस रिएक्शन ए से क्या बना है B + C + D, if the initial pressure of the reactant is P naught and after time T pressure of the gaseous mixture पूरे का is PT total pressure, then find the rate constant of this first order reaction। तो इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट। तो अगर गैसियस रिएक्शन दे रखी है तो वहां कंसंट्रेशन तो लेकर नहीं चलेंगे, वहां क्या लेके चलेंगे प्रेशर, और उन्हें इनिशियल प्रेशर ए का दे दिया P नॉट, और टी समय बाद पूरे मिक्सचर का प्रेशर कितना हो गया PT टोटल प्रेशर, कैपिटल टी लिखिए इसको, ठीक है PT, यानी ऐसा लगता है इसे रिमेनिंग, तो रिमेनिंग नहीं है टोटल प्रेशर PT। तो अगर हम बात करें देखिए, तो एक तो इक्वेशन इसकी बनानी पड़ेगी, इसका एक डायरेक्ट फंडा भी है वो भी मैं बताऊंगा। देखिए ए से क्या बना है, ए से बना है B + C + D, इनिशियल प्रेशर इसका P नॉट था, इसका 0 0 0, टी समय बाद मान लीजिए इसमें से कितना घट गया P रिड्यूस हो गया, ठीक है P प्रेशर क्या हो गया रिड्यूस। तो अगर 1 स्टैच्यूमेट्रिकली P घटाए तो 1 के लिए P बन जाएगा, 1 के लिए P, सबके स्टैच्यूमेट्री 1 1 थे, PP बन गया। अब फाइनली टोटल प्रेशर देखूं तो दोनों चारों का सम होगा, तो फाइनल मिक्सचर का प्रेशर टी समय बाद वो कितना होगा, टोटल प्रेशर PT, कैपिटल टी रखना यहाँ, तो PT इक्वल होगा P नॉट, देखिए दिस प्लस दिस, तो इसमें से एक P और एक P तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा P नॉट + 2P, तो P नॉट + 2P। यहाँ से हमें क्या है, क्या निकालना है, ये P निकालना है, क्योंकि ये P तो हमने अपनी तरफ से माना है, तो इस P को कैसे निकालेंगे, तो ये P नॉट इधर पहुंच जाएगा, तो PT - P नॉट, और अब डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या आ गया P, और P आ गया, तो मुझे क्या चाहिएगा रिमेनिंग प्रेशर, क्योंकि जब मैं फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन लगाऊंगा तो इनिशियल अपॉन रिमेनिंग, और रिमेनिंग तो होगा P नॉट - P, तो इस P नॉट में से P की वैल्यू रखो, और P की वैल्यू क्या निकाल ली हमने, ये आ रही कितनी, PT - P नॉट अपॉन 2, क्योंकि PT टोटल प्रेशर मुझे पता है, इनिशियल प्रेशर मुझे पता है। तो रखिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर रिमेनिंग प्रेशर की बात करें, रिमेनिंग प्रेशर ऑफ ए, देखिए स्मॉल टी का मतलब है रिमेनिंग प्रेशर, कैपिटल टी का मतलब था टोटल प्रेशर। अगर मैं इनिशियल रिमेनिंग प्रेशर निकालूं ए का टी समय बाद, तो कितना होगा P नॉट - P, और P की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये रही। तो यहाँ सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू सोल्व होकर आ गई, जहाँ पे ये क्या है टोटल कैपिटल टी, ठीक है। तो बस अब इक्वेशन क्या होगी, K = होता है फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन, K = होगा 1/T log इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन रिमेनिंग, इनिशियल तो होगी P नॉट, और रिमेनिंग कितनी होगी 3, ये निकल कर आ गई 3P नॉट + PT बाई 2, और बाई 2 है तो वो मैंने ऊपर पहुंचा दिया, तो ये फाइनल इक्वेशन आ गई। तो ये इक्वेशन डायरेक्ट भी बन सकती है, जैसे हमने, या तो हमें यहाँ से बनानी पड़ेगी, अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा तो आप इसी तरीके से बनाओगे, ठीक है। और अगर हम क्या करें कॉम्पिटिशन में देखें तो उसकी डायरेक्ट ट्रिक है, ट्रिक भी दो ट्रिक हैं जिनसे भी आपको अच्छे लगे। देखिए एक तो ये है K = होगा 1/T log, K = होगा 1/T log n P नॉट - P नॉट, n P नॉट - P नॉट, और अपॉन में क्या होगा n P नॉट - PT, तो n P नॉट और नीचे भी n P नॉट, ऊपर माइनस करना है P नॉट और नीचे माइनस करना है PT, जहां पे n क्या है, n है, n इज द सम ऑफ द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। जो गैसियस प्रोडक्ट है, सिर्फ प्रोडक्ट वाले जो गैसियस प्रोडक्ट हैं, इनका क्या है, ये सम है। तो 1 2 3, तो यहाँ कितना हो गया, n की वैल्यू यहाँ 3 आ गई, तो यहाँ पर रखिए 3, देखिए 3P नॉट - P नॉट, तो कितना बचेगा 2P नॉट, यहाँ रखिए 3P नॉट - PT, तो देखो 3P नॉट - PT आ गया आंसर बिल्कुल वही। तो यहाँ पे रख सकते हैं क्या है, या फिर एक और तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, डेल्टा एन जी से आप डेल्टा एन जी निकालो। डेल्टा एन जी तो जानते हो रिएक्टेंट के स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट माइनस वो प्रोडक्ट के स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट के, तो यहाँ तो ऊपर तो आता है डेल्टा एन जी P नॉट, ये कुछ नहीं आएगा, सिर्फ इतना रखा जाएगा। देखिए मैं लिख देता हूँ, या तो n की फॉर्म में, जहां पे n क्या थे, टोटल स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट थे प्रोडक्ट के, या एक और तरीका है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एन जी P नॉट माइनस क्या लिखेंगे, अपॉन में क्या लिखेंगे, डेल्टा एन जी +1 P नॉट - PT, ठीक है। जहां पे डेल्टा एन जी क्या है,
डेल्टा एन जी है स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, डेल्टा एन जी होगा एन पी माइनस एन आर। तो देख लीजिए, तो यहाँ पे डेल्टा एन जी निकालो, 3 माइनस 1 कितना आ गया 2, रखिए। तो यहाँ पे तो डेल्टा एन जी तो आ गया 2, तो 2 पी नॉट और अपॉन क्या होगा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3 पी नॉट माइनस पी टी। देखो वही आंसर आ गया। तो या तो इसको अपनाइए या इसको, कोई सा एक अपनाना है, दोनों को मत रखिएगा याद, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये कह रहा है N2O5 का जो डीकम्पोजिशन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और वैसे भी याद होना चाहिए आपको, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, जनरल रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर की। इन दिस रिएक्शन आफ्टर 15 मिनट्स द वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन गैस इज 19 ml and after very long time volume of oxygen obtained is 35 ml. फाइंड द रेट कांस्टेंट। क्वेश्चन समझाता हूं, देखिए रिएक्शन है N2O5 का डीकम्पोजिशन हुआ, क्या बना N2O4 प्लस हाफ O2, तो इसमें ऑक्सीजन गैस निकल रही। वो कह रहा है कि डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। N2O5 का डीकम्पोजिशन एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इन दिस रिएक्शन आफ्टर 15 मिनट्स के 15 मिनट बाद द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज 50 ml। इस रिएक्शन में 15 मिनट बाद कितनी ऑक्सीजन बनी, 15 मिनट बाद 99 ml ऑक्सीजन हमें मिली, और लॉन्ग टाइम बाद मतलब इनफाइनाइट टाइम बाद O2 की कितने ml मिले 35 ml, और इनिशियल तो जीरो होंगी। आगे बात समझ में नहीं, रिएक्शन यहां से स्टार्ट होगी क्योंकि इनिशियल तो ये बना ही नहीं था। तो कह रहा है 15 मिनट बाद हमें O2 के कितने ml मिले 9 ml, और लॉन्ग टाइम मतलब t इजिकल टू इन्फिनिटी पे कितने मिले 35 ml। ठीक, चलिए तो कह रहा है फाइंड द रेट कांस्टेंट। अब ध्यान दीजिए, किसी भी रिएक्शन में जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशो होगा वही मोल्स का रेशो होता है, वही वॉल्यूम का रेशो होता है। आगे बात समझ में, तो जो मोल का रेशो है वही वॉल्यूम का रेशो है, वही कंसंट्रेशन का रेशो होता है। तो वॉल्यूम ml में हो लीटर में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो मोल का रेशो है वही क्या है, जो वॉल्यूम का रेशो है वही क्या होता है मोल का रेशो, वही किसका होता है कंसंट्रेशन का रेशो। चलिए खैर, अब देखिए इसमें कैसे फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये टाइम कहां तक जा रहा है इन्फिनिटी तक जा रहा है, जीरो से लेकर कहां तक जा रहा है इन्फिनिटी तक, और बीच में क्या है टी भी है। तो एक तो जीरो टाइम है, एक टी टाइम है, और एक इनफाइनाइट टाइम है। तीन वैल्यू इसमें होंगी। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, तीन वैल्यू बन सकती है, टी इजिकल टू जीरो पे, टी इजिकल टू टी पे, और टी इजिकल टू इन्फिनिटी पे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे कवर करेंगे फर्स्ट ऑर्डर में। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे कवर करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के इक्वेशन में। तो के इजिकल टू आ गया 1/t लॉग वी इंफिनिटी माइनस वी नॉट अपॉन वी इंफिनिटी माइनस वी टी। वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम रखूंगा, कंसंट्रेशन दे रखी तो कंसंट्रेशन रखूंगा, रोटेशन दे रखी कोई ऑप्टिकल आइसोमर्स दे रखे हैं, रोटेशन दे रखी तो रोटेशन रखूंगा। बस ध्यान रखना ऊपर तो इन्फिनिटी माइनस जीरो और नीचे इन्फिनिटी माइनस टी, और कुछ नहीं। बस अगर हमें वी नोट नहीं दे रखा तो वी नोट को फॉर्मूले से हटा दो, जो नहीं दे रखा उससे घबराना नहीं, उसे फॉर्मूले में से हटा देना। अगर वी मुझे इनफाइनाइट वाला नहीं दे रखा तो ये दोनों इनफाइनाइट वाली हट जाएंगी, बस फॉर्मूला क्या रह जाएगा वी नोट अपॉन वी टी, और ये रखते थे हम इनिशियल अपॉन रिमेनिंग। आगे बात समझ में नहीं। अगर मुझे वी नोट नहीं दे रखा तो वी नोट फॉर्मूले में से हटा दो, क्या बचेगा वी इन्फिनिटी अपॉन वी इन्फिनिटी माइनस वी टी, और मुझे बी टी नहीं दे रखा तो बी टी फॉर्मूले से हटा दो। अरे बात समझ में नहीं। इफ तो ये फॉर्मूला कब है, जब वी नोट भी गिवन है, वी टी भी गिवन है, और वी इनफाइनाइट भी गिवन है, तब तो ये है। अगर वो कह रहा है इफ वी इनफाइनाइट इज नॉट गिवन, वी इन्फिनिटी नहीं गिवन, तो वी इन्फिनिटी नहीं गिवन तो घबराना मत कि इसे मैं कहां से लाऊंगा, इसे हटा ही दो बस इसमें से। आगे बात समझ में नहीं। अगर ये नहीं दे रखा तो इसमें से हटा दो, फिर फॉर्मूला होगा वी नोट अपॉन वी टी से सोल्व करना है। अगर कह रहा है इफ वी नोट इज नॉट गिवन, अगर वी नोट नहीं दे रखा तो बस वी नोट हटा दो, तो क्या हो जाएगा वी इन्फिनिटी अपॉन वी इन्फिनिटी माइनस बी टी। आगे बात समझ में कैसे यूज करना है इस फॉर्मूले को। चलिए बस तब तो हो जाएगा क्वेश्चन। उसने क्या दे रखा, वी इन्फिनिटी दे रखा 35, वी नोट के बारे में कोई जिक्र नहीं क्योंकि वी इनिशियल O2 बना ही नहीं था, तो वी इनिशियल तो क्या था जीरो था। तो वी इन्फिनिटी किसके लिए लगेगा, ये ऑक्सीजन गैस के लिए। तो वी O2 में कितना है, वी O2 में तो कितना दे रखा था ऑक्सीजन गैस 35, ये 35 ये 35, और टी मतलब 15 मिनट बाद कितना, वो 15 मिनट बाद कितना बना था वो 9 ml। तो वी इन्फिनिटी है 35, ये 35, ये कितना दे रखा था 9 ml, इसका कोई जिक्र नहीं कर रखा था, हटा दो। और टाइम कितने मिनट बाद 15 मिनट बाद, तो टी इक्वल टू हो गया 15 मिनट, या के निकल जाएगा। आगे बात समझ में नहीं आ गई। तो के निकालना था, टी दे रखा था 15 मिनट, और वी टी हमें दे रखा था, वी इन्फिनिटी दे रखा 35 ml, ये 35 ml, वी नोट के बारे में कोई जिक्र नहीं, अभी जीरो है ये। तो और वी टी कितना था 9 ml, 15 मिनट बाद कितना बना था 9 ml, बस यहाँ से सोल्व हो जाएगा, के निकल जाएगा। देखिए द टाइम पास ई करेक्ट, the time passes between 33.3%
completion and 66.7% completion in first order reaction is ये है कितना 30 minutes find the approx time in which reaction will be 25% completed। क्वेश्चन समझिए क्या है, ये कह रहा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, द टाइम पास बिटवीन 33.3% कंप्लीटिशन एंड 66.7% कंप्लीटिशन इज फर्स्ट इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 30 मिनट्स। ये कह रहा है 33.3% से 66.67 तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो कितना लगा, 30 मिनट लगा। रिएक्शन इतनी कंप्लीट थी और फाइनल इतने से इतने में, इतने कंप्लीट होने से इतने कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, 30 मिनट्स लगते हैं। तो फाइंड अप्रोक्स टाइम इन विच रिएक्शन विल बी 25% कंप्लीट। तो वो अप्रोक्स टाइम बताना जिसमें रिएक्शन 50% क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, या कह सकते हैं 50% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा। यहाँ देखें एक छोटी सी बात, ओवरऑल बात बताऊं, बिल्कुल कोई फॉर्मूला ना लगाएं क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में हार्ड पड़ेगा, डिफिकल्ट पड़ेगा ये क्वेश्चन। एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, देखिए अगर हम देखें यहां से 33.3 और 33 से बढ़ के परसेंटेज कितनी हो गई, 66.3, 66.7, तो लगभग कितनी परसेंट आ गई इन दोनों के बीच में। अगर डिफरेंस देखें तो लगभग क्या हो गया, 33.33 का ही डिफरेंस आ गया। तो 30 ऐसे समझो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 33.3% कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, 30 मिनट। देखो 33.3 तक तो वो आ गई थी और वो कह रहा है यहाँ से 66.7 तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 30 मिनट। तो इन दोनों के बीच में कितनी परसेंटेज कंप्लीट हुई रिएक्शन की, 33.3 के आसपास, क्योंकि इससे जस्ट डबल है ये। तो 33.3% कंप्लीट होने में कितना लग रहे हैं, 30 मिनट लग रहे हैं। तो ऐसे कह सकते हैं। तो बिल्कुल इसमें क्या रहता है, हर परसेंटेज में सेम रहता है, तो इसमें क्या होगा, सेम फ्रैक्शन में टाइम क्या लगता है, सेम। तो थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कि 33.3 में कितना टाइम लगता है, 30 मिनट लगते हैं। तो एक परसेंटेज में क्या लग रहा होगा, 1 मिनट से थोड़ा सा कम होगा, यानी कि अप्रोक्सीमेट अगर ये 30% होता तो 30% में 30 मिनट लग रही थी, यानी कि 1% कंप्लीट होने में 1 मिनट लग रही थी। तो ये कह सकते हैं थोड़ा सा क्या होगा, ये थोड़ा सा कम है। तो अगर 25 मिनट की बात करें तो 25% कंप्लीट होने में जो टाइम होगा वो 25 मिनट से जोरा सा नुन्ना सा होगा, तो 24 मिनट के आसपास। आगे बात समझे, 33% को कंप्लीट होने में 30 मिनट लग रही हैं, तो 25% को कंप्लीट होने में क्या होंगी, कैसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल छठी क्लास का चूकी वाला क्वेश्चन हो गया कि एक आदमी एक खेत को इतने दिन में खोदता है तो 5 आदमी कितने दिन में खोद देंगे, उस टाइप का हो गया कि 33.3% कंप्लीट होने में टाइम लगते हैं 30 मिनट, तो 1% कंप्लीट में कितना होंगे, 30/33 इंटू 25 मिनट, परसेंट में कितना होगा, इंटू 25। वहां से निकाल सकते हैं डायरेक्ट। चलिए उससे आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कर देंगे। चलिए मगर बोर्ड एग्जाम में हो इस टाइप से, तो देखिए क्या करेंगे। तो T2 माइनस T1 इन दोनों का डिफरेंस अगर हम बात करें, लोग देखिए T इजिकल टू क्या होता है, 1/k log इनिशियल अपॉन रिमेनिंग। तो अगर मैं क्या करूं, T2 माइनस T1 करूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस। तो एक T1 माइनस T2, तो T1 तो क्या हो गया, 1/k log इनिशियल 100, रिमेनिंग कितनी हो गई, 33.3। दूसरा T2 माइनस T2 तो वो T2 हो गया, माइनस log 100 अपॉन रिमेनिंग 33.3। देखिए इस केस में तो ये इतना पार्ट रिएक्ट हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा होगा, 66.7। इसमें क्या हो गया, इतना पार्ट रिएक्ट हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा होगा, ये। चलिए तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 30 का है। तो कितना हो गया, 1/k log, यहाँ से कितना बचेगा, ये अगर ये बात करूँ तो ये इसको लगभग 3 बार कट करेगा, तो log 3, और वो कितने बार कट करेगा, ये होगा 3/2, तो 3/2। चलिए तो यहाँ से अगर हम इसको डिफरेंस करें, सोल्व करें, तो ऐसे log a माइनस log b को ऐसे भी लिख सकते हैं, log a अपॉन log b। तो इसको 3 अपॉन क्या करेंगे, 3/2, तो 3 से 3 2 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो log 2 बचेगा। ये इसे सोल्व कर लें, log a माइनस log b को क्या लिख सकते हैं, log a अपॉन b, और a कितना है 3 और b कितना है 3/2, तो 3 से 3 कटेगा, 2 ऊपर पहुँच जाएगा, log 2 बचेगा। चलिए अब वैल्यू रिक्वायर्ड, अब हमें दूसरा फॉर्मूला लगाना है, हमें निकालना किसके लिए है, 25% के लिए, क्योंकि हमने क्या निकाल लिया, इसी रिलेशन से k निकाल लिया, और वो k अब रख देंगे क्योंकि इससे k आ जाएगा। तो t इजिकल टू होगा 1/k log इनिशियल अपॉन रिमेनिंग। इनिशियल कितना है 1, तो रिमेनिंग कितना होगा 75%, क्योंकि 25% ही तो रिएक्ट होगा, तो रिमेनिंग कितना बचेगा 3/4। 75% कह लो या 3/4 कह लो। चलिए तो यहाँ से क्या हो गया, 1/3/4, 4 पहुँच गया ऊपर, तो 1/k log 4/3। अब दोनों को क्या कर दो, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड। एक तो तरीका है यहाँ से k की वैल्यू निकालो और वो इसमें रखो, वो डिफिकल्ट पड़ जाएगा। इसको और इसको क्या कर दो, डिवाइड। तो 1/k कैंसिल,
ये आ गया 30/T और यहाँ बचेगा log 2 अपॉन ये क्या हो गया log 4/3। बस इसको सॉल्व करिए, ये t हमें निकालना है तो ये पहुंच जाएगा इधर, तो कितना होगा 30 इंटू log 4/3 और डिवाइडेड बाई log 2। इसे भी सॉल्व कर लो, तो इसमें क्या करेंगे, तो बस अब तो ये सोल्व हो जाएगा, अब तो बहुत आराम से सोल्व हो जाएगा। चलिए एक और तरीका समझिए इस क्वेश्चन का। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक सेकंड मेथड और समझिए। देखिए हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उस सेकंड मेथड का फॉर्मूला क्या है, डिराइव करना आपको बस जस्ट समझना है, कुछ ध्यान नहीं रखना, क्योंकि कोई डेरिवेशन आएगा नहीं, डायरेक्ट इससे जो रिजल्ट निकल के आएगा वो ध्यान रखना है। जैसे रिएक्शन, किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट होगा, रेट इक्वल होगा के इंटू रिएक्टेंट की कंसिडरेशन। अगर इनिशियल रेट निकाल लें तो इनिशियल कंसिडरेशन और पावर कितनी होगी 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है। तो अगर मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, T1 टेम्परेचर पर रेट निकाल रहा हूँ, तो T1 टेम्परेचर पर जो कंसिडरेशन बची हुई कंसिडरेशन वो होगी, तो RT1 इजिकल टू होगा KA-T1। ऐसे अगर मैं बात करूँ RT2 टेम्परेचर पर निकाल रहा हूँ, रेट निकाल रहा हूँ T2 टेम्परेचर, वो होगा K इंटू रिएक्टेंट की कंसिडरेशन कौन से टेम्परेचर वाली, T2 वाली। चलिए रिमेनिंग कंसिडरेशन, तो RT मतलब रिमेनिंग कंसिडरेशन, T मतलब फर्स्ट टेम्परेचर पे और T2 मतलब सेकंड टेम्परेचर पे। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक रेट जो रिमेनिंग अमाउंट है, ये रिमेनिंग अमाउंट को कैसे लिख सकते हैं, रिमेनिंग कंसिडरेशन को हम क्या लिख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो AT इजिकल टू होती है A0 e की पावर माइनस KT। अगर ये फर्स्ट टाइम की बात कर रहे हैं तो वहाँ भी T1 हो जाएगा, तो यहाँ पे K तो ऐसी रहेगा, इसकी एक रिमेनिंग कंसिडरेशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इनिशियल इंटू ई की पावर माइनस KT, और T सेकेंड T2 है तो T2 रख देंगे। ये दो इक्वेशन बनी, दोनों को क्या करें, दोनों को क्या कर दें, डिवाइड कर दें। अगर दोनों को हम क्या करें, डिवाइड करें, तो देखिए क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, K से K जाएगा और A0 से A0 जाएगा, ये K कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, e की पावर माइनस KT1 और e की पावर क्या होगा, अपॉन में क्या होगा, e की पावर माइनस KT2, और ठीक है इजिकल टू क्या होगा वहाँ पे RT1 अपॉन RT2। तो इधर तो बचेगा ये, उधर बचेगा RT1 अपॉन RT2। अगर हम दोनों का दोनों तरफ क्या ले लें, लॉग ले लें, तो लॉग ले लेंगे तो दोनों तरफ ये लॉग आ गया, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करें, दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करा और दोनों तरफ क्या ले लिया, लॉग, और लॉग लेंगे तो क्या होगा, इस केस में लॉग की अगर हम बात करें तो लॉग ई बेस पे, log e बेस पे e की पावर x क्या होता है, x होता है, तो ये कितना बचेगा e माइनस KT1, और ये कितना बचेगा माइनस KT2, माइनस से माइनस जाएगा तो k से k जाएगा तो बचेगा T1 अपॉन T2, या कह लो t ये क्या हो जाएगा, अपॉन में था, अपॉन में था तो माइनस KT1 अपॉन, देखिए log जब हटाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा KT2 माइनस T1। यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ देखिए जरा, यहाँ देखिए ये हमने क्या करा, दो इक्वेशन बन गई थी, दोनों इक्वेशन को हमने क्या करा, यहां से समझिए ये दो इक्वेशन है, इनको हमने डिवाइड कर दिया, तो k से k कट हुआ, तो RT1 अपॉन RT2 इजिकल टू होगा KT1 अपॉन वो AT1 अपॉन AT2, ठीक। इस a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a की जगह लिख सकते हैं A0 e की पावर माइनस KT1, और AT की जगह क्या लिख सकते हैं A0 e की पावर माइनस KT2, 1 के लिए 1 और T2 के लिए T2। A0 से A0 फिर कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, e की पावर माइनस KT1 और e की पावर माइनस KT2। इसको हम ऊपर ले जाएं तो ये प्लस की हो जाएगी, तो हो जाएगा e की पावर प्लस क्या, तो हो जाएगा KT2 और माइनस का रहेगा KT1, ठीक। ये हम क्या हो गया, तो यहाँ RT1 अपॉन RT2 वो कितना हो गया, e की पावर k इंटू T2 माइनस T1। अब लोग लीजिए आप, अब समझ में आ जाएगा, देखिए तो अगर दोनों तरफ हम e बेस पे लोग लें तो ये लोग RT1 अपॉन RT2, और यहाँ लिखेंगे log, तो जब log लिखेंगे तो log e की पावर, देखिए ये आपको पता होगा कि log e बेस पे e की पावर x इजिकल टू क्या होता है x, तो जब इधर log लूंगा e बेस पे तो ये बस क्या बचेगा, जो पावर है वो बचेगी, सिर्फ जो पावर होती है वो बचती है। बस यहाँ से सोल्व करिए, तो यहाँ से अब हमें क्या निकालना है, k, तो k इजिकल टू आएगा अपॉन में, तो k इजिकल टू आ गया, बस यही डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो k इजिकल टू होगा 1 अपॉन T2 माइनस T1 इज इंटू लॉग इनिशियल RT1 अपॉन RT2, मतलब रेट T1 टेम्परेचर टाइम पे और रेट T2 टाइम पे। या इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, जो इसका रेशो अभी हमने देखा था R1T1 का, रेशो क्या था, इनिशियल कंसिडरेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन, मतलब रेट क्या है, रेट का जो रेशो होगा वही रिमेनिंग कंसिडरेशन का रेशो होता है, तो रेट की जगह क्या रख सकते हैं, रिमेनिंग कंसिडरेशन, तो AT1 अपॉन AT2 या RT1 अपॉन RT2, या लिख सकते हैं AT1 अपॉन AT2, और यह इसकी जगह रिमेनिंग का अमाउंट कितना होगा, मान लीजिए इनिशियल कंसिडरेशन A थी और T1 टाइम पे कितना घट गया था x1,
और AT2 क्या होगी, इनिशियल थी A और रिमेनिंग टाइम मान लो T समय बाद कितना घट गया हो, x2। आगे बात समझ में। तो अगर ये था जैसे सब्सटेंस ये था A और ये रिएक्टेंट था, इससे क्या बन रहा था प्रोडक्ट, इनिशियल अमाउंट ये था, ये T1 समय बाद इसमें से कितना घट गया x1 और T2 समय बाद इसमें से कितना घट गया x2। तो इस समय रिमेनिंग क्या हो गई ये, तो ये तो क्या कर लेंगे, इस टाइप के इक्वेशन को यहां से यहां तक कर लो, बस इसको हटा दो, ठीक है। तो इसको इनिशियल मान लो और इसको रिमेनिंग मान लो, इन दोनों के बीच में टाइम कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1। तो डायरेक्ट वही फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन लग गई कि क्या करना है, K इज इक्वल टू होगा 1/T। तो T तो कितना होगा, T2 माइनस T1 इंटू लॉग इनिशियल अपॉन रिमेनिंग। अब इनिशियल हो जाएगी ये T1 वाली और फाइनल हो जाएगी रिमेनिंग कौन हो जाएगी, T2 वाली। तो इनिशियल अपॉन रिमेनिंग A माइनस x1 अपॉन A माइनस x2 और टाइम कितना लगा होगा, T2 माइनस T1। आगे बात समझिए, इक्वेशन यहां से शुरू ना करके यहां से कर लेंगे। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में जो मैंने अभी आपको बताया, देखिए कैसे, ये रहा। तो K इज इक्वल टू क्या था, अगर हम यहां से निकालें तो K इज इक्वल टू होगा 1/T। तो T कितना लगा था हम दोनों के बीच में, 30%। हमने कहा 30 मिनट लगी हैं, 33.3% से 66.7% पहुंचने में कितने टाइम लग रहे थे, 30 मिनट। तो यहां से K इज इक्वल टू था 1/T, तो T तो आ गया 30 लॉग इनिशियल अपॉन A माइनस x1 और A माइनस x2। A तो कितना ले लिया 100, जब परसेंटेज में बात चल रही, तो 100 माइनस 33.3 और नीचे होगा 100 माइनस 67.6, यही A1 A माइनस x1 और A माइनस x2। x1 था 33 और ये था 67। क्लियर होगी बात, बस सॉल्व करिए। यहां से कितना बचेगा, अगर ये बचेगा 33.3 और ये बचेगा कितना, ये भी, ये अगर हम बात करें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आएगा 60, 100 में से 33 माइनस करेंगे आएगा 66.7, ये आएगा 33.3, इससे ये कट होगा 2 बार, तो log 2, तो 1/30 log 2। अब तो बस निकाल देंगे आंसर, ये इज इक्वल टू क्या है, के आ गया। तो अब तो log 2 की वैल्यू आप रख देंगे, log 2 की वैल्यू क्या होगी, 10 बेस पर अगर आप लेंगे तो। चलिए फिलहाल k की वैल्यू आ गई, अब दूसरी इक्वेशन लगाइए। k की वैल्यू ये तो हो गई, यहां से आ गई। अब k की वैल्यू किसके लिए, जब 25% कंप्लीट हो रहा है, तो 25% के लिए आप क्या लगाओगे, k इज इक्वल टू होगा 1/T लॉग इनिशियल अपॉन रिमेनिंग। इनिशियल था 100, रिमेनिंग कितना होगा 100 माइनस 25 मतलब 75। तो बस दोनों, ये भी k की वैल्यू है और ये भी k की वैल्यू है, दोनों को क्या रख देंगे, इक्वल। इक्वल रख देंगे तो बस सॉल्व करिए, यहां से क्या हो गया, 1/30 log 2 इज इक्वल टू क्या बचा है, 1/T log कितना बचेगा, ये बचेगा 3/4, क्योंकि यहां से आ जाएगा 1, यहां से आ जाएगा 75, 100/75 कितना हो जाएगा 4/3। बस अब तो इसे सोल्व कर लेंगे। तो देखिए, तो t इज इक्वल टू क्या होगा, जब दोनों इक्वेशन को रखेंगे तो t इज इक्वल टू 30 log 4/3 को क्या लिख सकते हैं, log a माइनस log b, और अपॉन में क्या था log 2। तो ये log 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.6, log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.48, log 2 की वैल्यू होती है 0.3। आपको log की वैल्यू मालूम है कि नहीं, मैं बता दूंगा, नहीं मालूम है तो। log 4 की वैल्यू होती है 0.6, log 3 की वैल्यू होती है 0.48, log 2 की वैल्यू होती है 0.3। इनको सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। और ये आंसर अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से ये कितना आ रहा है, लगभग 12 मिनट्स के आसपास आ रहा है। कितना आ रहा है ये, यहाँ से सोल्व हो जाएगा तो 12 मिनट्स के आसपास। तो आप डायरेक्ट हम फॉर्मूले को लगाएंगे। अगर इस टाइप से कोई दो डाटा हमें दे रखे हैं तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे कि log T2/T1 वो k इज इक्वल टू होगा 1/T2 माइनस T1 इंटू लॉग क्या हो जाएगा, इनिशियल अपॉन रिमेनिंग। इनिशियल उसके इसमें क्या हो जाएगी a माइनस x1 और रिमेनिंग क्या होगी a माइनस x2। इसी मेथड से आप इस क्वेश्चन को करें तो वहां से आराम से क्या हो जाएगा, सोल्व। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट करने के लिए चलिए बताऊंगा मैं अभी। तो अब देखो, एक मेन बात देखो, मैंने आपको बताया था कि ये 33.3% से 66.7% आने में इसमें 30 मिनट्स लग रही हैं। तो 25% में कितना टाइम लगेगा, तो कितने का चेंज हुआ यहाँ परसेंटेज का, 33.3 का चेंज हुआ। तो 33.3% चेंज होने में कितना, 30 मिनट लग रही हैं। तो 25 मिनट होने में मैंने कहा था कि चूंकि आप लगा लीजिए जैसे 6 क्लास में हम करते थे कि एक आदमी इतने खेत, तो अगर 30% कंप्लीट हो रहा है किसमें 30 मिनट में, तो 25% तो 33% 30 मिनट में, ऐसा कह लीजिए 1% में 1 मिनट आ रहा है, तो 25% में 25 मिनट, यानी कि थोड़ा सा कम 24 मिनट आना चाहिए। तो ऐसा आंसर ये कब लगा सकते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर में लगा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट रहता है, और रेट कांस्टेंट रहता है तो फर्स्ट ऑर्डर के केस में हम ये कंडीशन लगा सकते थे, चूंकि वाला क्वेश्चन। जैसे अभी मैंने एक पीछे क्वेश्चन कराया था कि
0.1 मोलर से, अगर 1 मोलर से 0.1 मोलर से 0.08 हो गया था, मतलब 20%। फर्स्ट और जीरो ऑर्डर रिएक्शन को 20% कंप्लीट होने में 20 मिनट लग रही थी, तो 30% कंप्लीट होने में 30 मिनट, 50% कंप्लीट होने में फिर 50 मिनट लग रही थी, इसलिए उसकी हाफ लाइफ 50 मिनट आ गई थी। अभी पीछे मैंने जो क्वेश्चन कराया था, तो वहां पे ये चूंकि क्वेश्चन लगा सकते हैं, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यहाँ फर्स्ट ऑर्डर में ये चूंकि क्वेश्चन नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ रेट कांस्टेंट नहीं रहता, यहाँ हाफ लाइफ कांस्टेंट रहती है। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा फंडा लगाएंगे, यहाँ पे फंडा लगाएंगे अगर फ्रैक्शन पार्ट सेम है तो टाइम सेम होगा। अब फ्रैक्शन पार्ट इस केस में सेम नहीं है, या फ्रैक्शन पार्ट इसमें कोई तुक नहीं लग रही, इसलिए क्या है, ध्यान रखना, इसमें चूंकि क्वेश्चन नहीं लगा सकते। ध्यान रखना ये गलती आपसे ना हो जाए कि इसमें चूंकि वाला क्वेश्चन कब लगा सकते हैं, जब जीरो ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर में चूंकि वाला नहीं, फर्स्ट ऑर्डर में वो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, कौन सा, फ्रैक्शन पार्ट। अगर फ्रैक्शन पार्ट क्या है, कंप्लीट है, तो दोनों केस में टाइम क्या होगा, सेम होगा। जैसे देखिए इसमें, इसीलिए इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगा था, ये 3 फॉर्मूले बने थे कि K इक्वल टू होगा 1/T2 - T1 लॉग इनिशियल T1 टाइम पे रेट और अब T2 टाइम पे रेट, क्योंकि रेट क्या होता है, चेंज होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, ठीक है। तभी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि रेट T1 पे डिवाइडेड बाय रेट T2 पे, या इनिशियल कंसिडरेशन, रिमेनिंग कंसिडरेशन T1 टेम्परेचर पे और रिमेनिंग कंसिडरेशन T2 टेम्परेचर पे, यह लगा लिया था A - X1 A - X2। अगर रेट सेम होता तब ये क्या है, तब ये फंडा नहीं लग सकता था। तो जीरो ऑर्डर में क्या होगा, रेट कांस्टेंट नहीं होता, इसलिए वहां चूंकि वाला नहीं लगेगा, फ्रैक्शन वाला पार्ट लगेगा। अब देखिए इसमें अगर बात करें, जब यहाँ पे इस चेंज में फ्रैक्शन रेशो कितना निकल कर आया था, इस केस में फ्रैक्शन रेशो निकल कर आया था 2, और 25% के केस में फ्रैक्शन रेशो कितना आ रहा निकल के 3/4, और 2 और 3/4 फ्रैक्शन रेशो सेम नहीं है, इसलिए टाइम सेम नहीं आया था। इसलिए इसमें टाइम कितना आता, 30 मिनट, और उसमें कितना आया है, 12 मिनट। अब देखिए nth ऑर्डर पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो आती नहीं, बस इस पे क्या है, डायरेक्ट सीधी इसकी इक्वेशन पूछ सकता है, या इसकी हाफ लाइफ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। nth ऑर्डर के लिए क्या पूछ सकता है, इक्वेशन, या उस पे ग्राफ, या उसकी हाफ लाइफ के बारे में। न्यूमेरिकल डायरेक्ट नहीं आते, सीधे सीधी सी फॉर्मूले इस पे पूछे जाते हैं। nth ऑर्डर, जैसे ए से क्या बना है, प्रोडक्ट, तो अगर हम रेट लिखें रिएक्शन का, तो रिएक्शन का रेट होगा, जो इस ए के डिसेपर होने का जो रेट है वही रिएक्शन का रेट होगा, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री 1 है। तो -dA/dt, ये क्या कहलाएगा, रेट ऑफ डिसेपरेंस ऑफ ए, या रेट ऑफ रिएक्शन, वो इक्वल होगा K इंटू रिएक्टेंट की पावर कितनी हो जाएगी, n। जब इसको डिफरेंशियल करते हैं तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला निकल कर आता है, क्या है जी, K इक्वल टू होगा इनिशियल माइनस रिमेनिंग, यही तो जीरो ऑर्डर में था। जीरो ऑर्डर में क्या आता था, K इक्वल टू इनिशियल माइनस रिमेनिंग अपॉन T। बस इसमें क्या है, जनरल अगर फॉर्म में बनाऊं तो इनिशियल की पावर कितनी है, 1 - n, माइनस रिमेनिंग की पावर भी 1 - n, और अपॉन T इंटू 1 - n। तो जीरो ऑर्डर में इक्वेशन क्या थी, K इक्वल टू इनिशियल माइनस रिमेनिंग अपॉन T। बस साथ में क्या लग जाएंगे, जनरल इक्वेशन में इनकी पावर भी 1 - n, पावर भी 1 - n, और साथ में अपॉन में मल्टीप्लाई में भी 1/n। ये रट लेना है, ये बेसिक इक्वेशन हो गई किसके लिए, nth ऑर्डर के लिए। बस ध्यान रखना, ये फंडा किसके लिए नहीं लगेगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं लगेगा। n की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू 1 हो गई तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, और अपॉन में किसी के 0 हो जाए तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये फंडा एप्लीकेबल कब है, जब n 1 ना हो, मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं होगा, बाकी सारी इक्वेशन के लिए वैलिड होगा। टी हाफ की बात कर लें, इसमें अगर हम टी हाफ की बात करेंगे तो टी हाफ में क्या होगा, A0, टी हाफ पे क्या होगा, टी हाफ पे जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, A0/2, या रिएक्टेड पार्ट कितना हो जाएगा, A0/2। तो रख दीजिए आप, तो रिमेनिंग पार्ट कितना रह गया होगा, A0/2। तो AT की जगह A0/2 रखेंगे, तो यहाँ से सोल्व करेंगे, सोल्व करके डायरेक्ट इक्वेशन क्या है, ये आती है। तो आप अगर इसको मत रटिएगा, इसको, ये आपकी याद है, अगर आपसे हाफ लाइफ पूछता है nth ऑर्डर की, तो आप AT की जगह कर देंगे, हाफ लाइफ के बाद रिमेनिंग अमाउंट कितना रह जाएगा, इनिशियल का हाफ रह जाएगा, इसको यहाँ रख देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। इसको रटने की जरूरत नहीं, बस ध्यान रखिए, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। अगर हम बात करें इसमें टी हाफ, nth ऑर्डर की टी हाफ देखें तो वो कंसिडरेशन पर डिपेंड कर रही है, और कैसे, इनिशियल कंसिडरेशन की पावर 1 - n। बस यही बात याद रखने की है कि जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करती है, हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन की पावर 1 - n के। अगर मैं n क्या रख दूं, n रख दूं 0, तो देखिए n की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी कंसंट्रेशन के। n की वैल्यू रख दूं 1, तो क्या हो जाएगा 0, तो हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन की पावर 0 के, मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, और डिपेंड भी नहीं करती, फर्स्ट ऑर्डर की जो हाफ लाइफ है वो कांस्टेंट होती है।
अगर सेकेंड ऑर्डर की बात कर दूं तो n की वैल्यू रख दो 2, तो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा अपॉन में। तो इस केस में हाफ लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, इनिशियल कंसिडरेशन के। तो ये ध्यान रखना, अगर जीरो ऑर्डर है तो कंसिडरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर है तो कंसिडरेशन में डिपेंड नहीं करेगी, और सेकेंड ऑर्डर है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। इसी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए जी, अब जैसे मान लीजिए सेकंड ऑर्डर के लिए इक्वेशन आपसे पूछ ले कि सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन रखिए, तो आपको nth ऑर्डर की इक्वेशन पता थी क्या, इनिशियल माइनस रिमेनिंग अपॉन टी, और अपॉन में क्या था 1 माइनस एन, 1 माइनस एन और 1 माइनस एन। जब n की वैल्यू हमने रख दी 2, तो 1 माइनस एन 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -1, ये भी -1 और ये भी आ जाएगा -1। ये माइनस तो क्या करेगा, इसको प्लस कर देगा और इसको क्या कर देगा माइनस, तो ए टी माइनस ए नॉट हो जाएगा। और इनवर्स क्या है, ये अपॉन में आ जाएंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो के टी इज इक्वल टू होगा, के टी इक्वल होगा 1 अपॉन ए टी माइनस 1 अपॉन ए नॉट। तो ध्यान रखिए, अगर आपको थोड़ा सा और याद में कराऊं, इसी फॉर्म को याद रखो, इसको मत रखो, ये तो अपने आप आ जाएगी। इसी फॉर्म को याद रखो। आप क्या करिए, अगर मैं बात करूं जीरो ऑर्डर की, तो जीरो ऑर्डर में क्या इक्वेशन आई थी, अगर आपको याद दिला दूं, तो के टी इज इक्वल टू आया था इनिशियल माइनस रिमेनिंग, यही तो आया था, ये थी जीरो ऑर्डर में। अब फर्स्ट ऑर्डर में ये कॉन्सेप्ट लगता नहीं, सेकंड ऑर्डर में बात करूंगा तो ध्यान रखना, ये चीजें एक तो अपॉन में हो जाएंगी, कहाँ आ जाएंगी, अपॉन में, और जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस था वो माइनस। तो देखिए, एक तो क्या हो गई, ये इनिशियल माइनस रिमेनिंग थी, तो अगर सेकंड ऑर्डर में करूंगा तो क्या हो जाएगा, रिमेनिंग माइनस इनिशियल हो जाएगा और अपॉन में हो जाएंगे। अगर मैं थर्ड ऑर्डर की बात करूंगा तो यहाँ पावर 2 हो जाएंगी, और अगर मैं किसकी बात करूंगा, फोर्थ ऑर्डर की बात करूंगा तो इनकी पावर 3 हो जाएंगी, बाकी सब कुछ वैसे ही चलता चलेगा। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नंबर आएगा एक 2। अगर थर्ड ऑर्डर की बात करूंगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ फोर्थ ऑर्डर की बात करूंगा तो यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करें हाफ लाइफ इसकी निकालेंगे, तो ये तो आप इसी में रख लेंगे। देखिए इस तो एलसीएम ले लिया इसने, ए टी और ए नॉट का एलसीएम ले लिया, तो क्या हो गया, ए नॉट इधर पहुंच गया, ए टी इधर पहुंच गया, तो ये आ गई वैल्यू। अगर हाफ लाइफ निकलवाएगा तो ए नॉट की जगह क्या रख देंगे, ए इनिशियल रिमेनिंग अमाउंट कितना रह जाएगा, इनिशियल का हाफ, तो वो रख देंगे, वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो यहाँ से जो टी हाफ है किसके लिए, अगर n इजिकल टू 2 के लिए हम निकाल लेंगे तो ये वैल्यू निकल कर आएगी। तो ये क्या होगी, देखो हाफ लाइफ सेकेंड ऑर्डर के लिए मैंने अभी बताया था किसके इन्वर्सली प्रश्न होगी, कंसिडरेशन के। इससे लगाने की जरूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट क्या कर लो, डायरेक्ट फंडा लगा सकते हो कि हाफ लाइफ डायरेक्ट प्रश्न होती है कंसिडरेशन की पावर 1 माइनस एन के, जहाँ पे एन क्या है, ऑर्डर। तो अगर हम बात करें हाफ लाइफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी कंसिडरेशन की, इन्हीं पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें ग्राफ पूछ सकता है इसके ऊपर। तो जो हाफ लाइफ है, अगर हाफ लाइफ देखें किसकी, सेकेंड ऑर्डर की, तो वो कितनी आती है, 1 अपॉन ए नॉट के। ठीक, ये आती है 1 अपॉन ए नॉट के। तो अगर इस पर ग्राफ पूछ ले किसके लिए, ये 1 अपॉन, ये तो ऑर्डर पूछ रहा है कि 1 अपॉन 80, 1 अपॉन रिमेनिंग कंसंट्रेशन, और टी में ग्राफ पूछ रहा है। तो जब भी ध्यान रखिए, दो बातें मैं आपको बता रहा हूं, जब कंसंट्रेशन और टाइम में ग्राफ हो, कंसंट्रेशन टाइम में ग्राफ हो तो जनरली क्या होगा, जीरो ऑर्डर। लोग कंसंट्रेशन टाइम में कोई ग्राफ दे रखा हो तो वो फर्स्ट ऑर्डर, और 1 अपॉन कंसंट्रेशन में ग्राफ दे रखा हो, लोग साथ में ना हो, अगर लोग के साथ में कंसंट्रेशन है तब तो फर्स्ट ऑर्डर है, और अगर कंसंट्रेशन टाइम का ग्राफ है तो वो जीरो ऑर्डर है, और 1 अपॉन कंसंट्रेशन टाइम का ग्राफ है तो समझ जाना वो सेकंड ऑर्डर है। तो सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन लिख लेना तुरंत। सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन क्या थी, ये तो हो गई, क्या था, के टी इज इक्वल टू था 1 अपॉन ए टी माइनस 1 अपॉन ए नॉट। ये इसको हमें जो परपेंडिकुलर क्वांटिटी है वो कौन है, 1 अपॉन ए टी, तो उसे क्या ले आएंगे लेफ्ट साइड में, बाकी राइट साइड में। तो ये तो हो गया y, और ये क्या हो गया c, वो mx, क्योंकि t हमें हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी हो गया mx, और ये हो गया c। तो y इज इक्वल टू c प्लस mx। तो c तो कितना हो गया, 1 अपॉन ए नॉट। तो ग्राफ ये कैसी वैल्यू है, कोई पॉजिटिव वैल्यू है, तो इंटरसेप्ट कहाँ से शुरू होगा, कहीं प्लस से। जीरो होता तो जीरो से शुरू होता, नेगेटिव होता तो नेगेटिव से, ये प्लस है तो कहीं यहाँ से शुरू होगा। और स्लोप कितना है, प्लस का है k, और प्लस का k है तो कहाँ जाएगा ग्राफ, ऊपर, और कांस्टेंट है तो कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा tan थीटा इक्वल होगा k के। हाफ लाइफ का अगर रेशो देख लें फर्स्ट सेकंड, तो हाफ लाइफ क्या होती है, सेकंड ऑर्डर में जो हाफ लाइफ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंसिडरेशन के। तो हाफ लाइफ सेकंड अपॉन हाफ लाइफ फर्स्ट, तो उल्टा हो जाएगा, हाफ लाइफ किस पे, हाफ लाइफ फर्स्ट पे और हाफ लाइफ सेकंड पे। मतलब जब कंसिडरेशन A1 थी तो हाफ लाइफ ये थी, जब कंसिडरेशन ये थी तो हाफ लाइफ ये थी। अगर इनका रेशो पूछेगा तो हाफ लाइफ का रेशो अगर 2:1 करूंगा तो कंसिडरेशन उल्टा हो जाएगा 1/2, क्योंकि वो इनवर्सली है। ठीक है। दूसरा, अगर हाफ लाइफ और 1 अपॉन कंसंट्रेशन, तो समझ जाना, अगर हाफ लाइफ कंसंट्रेशन में ग्राफ होगा तो समझ जाइए किसका है, तो फर्स्ट ऑर्डर का या जीरो ऑर्डर का वो देगा।
और हाफ लाइफ 1/a0 दे दे तो a0 1/a0 किस में आएगा, वो सेकेंड ऑर्डर में आएगा, तो सेकेंड ऑर्डर का है, समझ जाना तुरंत। तो इसकी सेकेंड ऑर्डर की हाफ लाइफ क्या होती है, वो होती है 1/k/a0, 1/k/a0। तो यहां से देखिए y इजिकल टू एम एक्स, वाई ये तो जो परपेंडिकुलर क्वांटिटी वो तो हो गई y, और ये जो हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी 1/a0 ये हो गई x, तो ये हो गया y इजिकल टू एम एक्स और प्लस c इसमें है नहीं, जीरो है, तो c जीरो है तो ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा। और एम एक्स जो स्लोप है वो क्या है 1/k, k कांस्टेंट है तो 1/k भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा और प्लस का होगा, प्लस का है तो ऊपर जाएगा ग्राफ, और कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे स्लोप कितना होगा 1/k। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, अगर हम एग्जाम्पल देख लें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ये है मैंने आपको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बताया था, अगर एस्टर का हम हाइड्रोलिसिस कर रहे थे एसिड की प्रेजेंस में तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी, उसके वाटर के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो गया था, जीरो, एस्टर के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 था, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी, मगर मॉलिक्युलरिटी 2 थी, इसलिए क्या बोल रहे थे इसे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और वहीं पे मैंने आपको बताया था अगर ये बेस की प्रेजेंस में आपने रिएक्शन ली फिर ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती, सेकंड ऑर्डर हो जाती है, क्योंकि एस्टर के रेस्पेक्ट में तो ऑर्डर बनाता है, साथ में बेस के रेस्पेक्ट में ऑर्डर बना जाता है, यानी कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो बेस की कंसिडरेशन पे भी डिपेंड कर जाता है, एस्टर की कंसिडरेशन पे तो डिपेंड करते हैं, साथ में बेस की कंसिडरेशन पे भी डिपेंड कर जाता था, तो इसलिए क्या है ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में ऐसे बोलते हैं सफोनिफिकेशन, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी फर्स्ट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1, इसके रेस्पेक्ट 1। और कुछ एग्जांपल है तो ध्यान रखना, बेसिक मीडियम में सेकंड ऑर्डर हो जाता है कौन, एस्टर का हाइड्रोलिसिस, कार्बोजिक एसिड बन गए और अल्कोहल बन गए। अगर यही रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगी तो फर्स्ट ऑर्डर होगी। जैसे H2I2 की रिएक्शन कराएंगे 2HI बना, तो ये क्या कहलाएगी, ये क्या कहला रही है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। 2HI से क्या बन रहा है H2I2, तो वो भी क्या है सेकेंड ऑर्डर, मतलब इसका रिवर्स भी 2 ये कह रहा है NO2 का डीकम्पोजिशन, वो भी क्या आ रहा है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। या 2NO2 प्लस F2 की रिएक्शन, ये भी क्या है सेकेंड ऑर्डर है। NO प्लस O3 इसकी रिएक्शन, ओजोन की रिएक्शन कराए, इससे बन गया NO2 प्लस O2, ये O2 बन जाएगा, O3 नहीं बनेगा, तो क्या हो जाएगा, ये भी एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। या Cl2O का ट्वाइस 2 मॉलिक्यूल, इससे Cl2 प्लस O2 बन रहा है, तो ये भी क्या आ रहा है एक सेकेंड ऑर्डर। तो इस टाइप की कुछ बेसिक रिएक्शन है, देखो हम इन्हें देख के तो नहीं बता सकते कि सेकेंड ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है, कुछ एग्जाम्पल हैं जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हैं, तो इसलिए उनको थोड़ा सा आप नज़र में ध्यान में रख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और फिर दोबारा से आपको मैं बोल दूं, अगर हम बात करें, चलिए थर्ड ऑर्डर के लिए और देख लें, तो थर्ड ऑर्डर के लिए मैंने डायरेक्ट आपको तरीका बता रखा है, वैसे जनरल इक्वेशन ये है nth की, क्या होगी इनिशियल माइनस रिमेनिंग और अपॉन टी, और साथ में क्या होगा 1 माइनस एन 1 माइनस एन 1 माइनस एन, यहाँ पे n की वैल्यू आप क्या रख दो 3 रख दो, n की वैल्यू 3 रख दोगे तो ये हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ये ए नोट का क्या हो जाएगा -2, ए नोट का -2 और ये ए टी का -2 और ये हो जाएगा -2 × 3, ये माइनस इसको उल्टा कर देगा तो इनिशियल रिमेनिंग पहले और इनिशियल बाद में हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा इनिशियल और रिमेनिंग बाद में हो जाएगा, तो क्या सिचुएशन बन जाएगी ये देखिए, और ये क्या बचेगा माइनस का, तो इसको बदल देगा 2 पहुंच जाएगा उधर, तो ये क्या हो जाता है 2kT, मैंने आपको बताया था अगर थर्ड ऑर्डर है तो साथ में यहाँ 2 आ जाएगा, फोर्थ ऑर्डर है तो यहाँ क्या आ जाएगा 3, तो 2kT इजिकल टू क्या होगा, वो क्या हो जाएगा 1 ये AT का स्क्वायर माइनस 1 A0 का स्क्वायर, ये फॉर्म आ जाएगी, इससे आप जैसे चाहो वैसे बना लो। तो आगे बात समझ में, अगर जीरो ऑर्डर की थी तो KT इजिकल टू क्या था, ये वैल्यू ऊपर थी कितना A0 माइनस AT था, A0 माइनस AT, ठीक, और सेकेंड ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में ये लगता नहीं, सेकेंड ऑर्डर में क्या था KT इजिकल टू क्या गया था 1 उसमें उल्ट अपॉन में आ गए थे और ये रिमेनिंग माइनस इनिशियल हो गया था। और अगर थर्ड ऑर्डर ले रहा हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे तो ये 3 हो जाएगा, 3 KT इजिकल टू होगा अपॉन में इनिशियल माइनस रिमेनिंग होगा और ये स्क्वायर हो जाएगा। अगर फोर्थ ऑर्डर लूंगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। अगर 5 ऑर्डर लूंगा तो यहाँ भी 5 और 5 ऑर्डर लूंगा तो यहाँ 4 और यहाँ भी 4 और यहाँ 4, मतलब जो भी एक जो 5 ऑर्डर के लूंगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और जो यहाँ स्क्वायर आएगा तो वहाँ भी 2 आएगा, यहाँ क्यूब आएगा तो यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा तो यहाँ भी 4। क्लियर, ये इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो ये इधर ये इधर। क्लियर, तो यहाँ से इक्वेशन बन सकती है। इसके हाफ लाइफ निकालेंगे, हाफ लाइफ निकालेंगे तो इनिशियल की रिमेनिंग की जगह क्या रख दोगे इनिशियल बाई 2, A0/2 रख दोगे, उसे सोल्व करोगे तो ये कितना आ रहा है 3/2k²। तो यहाँ पे जो टाइम है वो जो हाफ लाइफ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी कंसिडरेशन के स्क्वायर के। वो तो किससे डिपेंड करती है, हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। देखिए हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन की पावर 1 - nk, या कह लो हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी 1 अपॉन, देखिए ऐसा लिख सकते हैं हाफ लाइफ nth ऑर्डर की
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन, या ऐसा लिख सकते हो हाफ लाइफ इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर रखूंगा थर्ड, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, तो 1 अपॉन स्क्वायर के इनवर्सली हो जाएगी। वो तो आप इससे निकाल सकते हो, चाहे इसको याद रखो चाहे इसको, कोई से एक को याद रखना मगर दोनों को नहीं। चलिए ग्राफ देखें, तो 1 अपॉन एक्सेलेरेशन 1 अपॉन कंसंट्रेशन का स्क्वायर, स्क्वायर है तो समझ लो कौन सी रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसे ग्राफ दे देगा, ग्राफ दे के पूछ लेगा बताइए कौन सी इक्वेशन का, या जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का। तो स्क्वायर की जो कंसिडरेशन की जो पावर है वहीं से पहचान लेना, जो भी कंसिडरेशन की पावर है उसके उसमें क्या कर देना, एक ऐड कर देना, उसी ऑर्डर की रिएक्शन होगी। आगे बस समझ में नहीं। अगर इनवर्स में है, इनवर्स में तो एक ऐड कर देना, और इनवर्स में नहीं है, इनवर्स में नहीं है कंसंट्रेशन, तो अगर सिर्फ कंसंट्रेशन टाइम का ग्राफ है तो जीरो ऑर्डर, और लोग कंसंट्रेशन टाइम का ग्राफ है तो फर्स्ट ऑर्डर, और 1 अपॉन कंसंट्रेशन का ग्राफ है, अपॉन में है कंसंट्रेशन, तो ध्यान रखना जो भी पावर होगी कंसंट्रेशन की उसमें एक ऐड कर देना। जैसे 1 अपॉन कंसंट्रेशन में है तो कंसिडरेशन की पावर 1 है तो एक ऐड कर दो, क्या होगी, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी। और 1 अपॉन कंसिडरेशन का स्क्वायर है तो इसका मतलब कौन सी इक्वेशन होगी, थर्ड ऑर्डर की होगी, क्योंकि इसमें एक ऐड कर देंगे। आगे बात समझ में। तो इसमें ग्राफ देख लीजिए यहाँ से बिल्कुल, तो इसमें हमें ग्राफ खींचना है, इसमें और इसमें। तो जो परपेंडिकुलर क्वांटिटी है उसको आप क्या ले आओ, उसे तो वाइट इधर ले आओगे, तो उसको कहाँ ले जाएंगे, इधर। तो इसको इधर ले आओ, तो 1 अपॉन ए टी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन ए नोट स्क्वायर प्लस 2 KT, ये आ जाएगी। देखिए इक्वेशन, ये क्या हो गई y, ये क्या हो गया mx, तो ये क्या हो जाएगा c कैसा है, प्लस का है, कांस्टेंट है, प्लस का है तो क्या होगा, ओरिजिन से ऊपर से स्टार्ट होगी इक्वेशन। और m कैसा है, m कितना हो गया 2k, और 2k हो गया तो ये प्लस का भी है और कांस्टेंट भी है, प्लस है तो ग्राफ ऊपर जाएगा और कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन। तो इसमें स्लोप कितना हो जाएगा 2k। अगर यही बात किसकी करता है वो, ये थर्ड ऑर्डर की है, थर्ड ऑर्डर में स्लोप कितना होगा 2k। अगर सेकेंड ऑर्डर की बात करूंगा तो कितना था k। अगर 5 ऑर्डर की बात करेगा तो यहाँ स्लोप कितना होगा 4k। आगे बात समझ में नहीं। चलिए, और ये जो वैल्यू है इंटरसेप्ट की कितनी होगी 1 अपॉन ए नोट स्क्वायर। अगर ये फोर्थ इक्वेशन होती तो 1 अपॉन ए नोट का क्यूब होता। हाफ लाइफ देखें, हाफ लाइफ इसमें निकाल लेंगे तो वो कितनी आ गई थी 3/2k 1 अपॉन ए नोट स्क्वायर। तो इसके प्रोपोर्शनल तो ग्राफ खींचना 1 अपॉन ए नोट स्क्वायर में और टी हाफ में, तो यहीं से समझ जाओगे 1 अपॉन कंसंट्रेशन है तो इसका मतलब है या तो सेकंड ऑर्डर, सेकंड से स्टार्ट होती है, जब भी 1 अपॉन कंसंट्रेशन आ जाए तो वो सेकंड ऑर्डर से स्टार्ट होंगी। अब यहाँ से देख लेंगे पावर से, अगर पावर 1 है तो ऑर्डर होगी सेकंड, पावर है 2 तो ऑर्डर होगी थर्ड, पावर है 3 तो ऑर्डर होगा फोर्थ। तो ये पावर 2 है तो ये थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन है। तो इस केस में क्या होगा 3/2kt। तो ये स्लोप क्या है, अगर देखें ये तो हो गया y, ये क्या हो गया mx, और c क्या है इसमें 0, इंटरसेप्ट 0 है तो ग्राफ यहाँ से शुरू होगा। और स्लोप कितना हो गया 3/2k, तो ये कैसा है प्लस का है तो ग्राफ ऊपर जाएगा, और कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन जाएगा। क्लियर हो गई बात। देखिए, इन ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोथ द रिएक्टेंट हैव इक्वल इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक, the time taken for the 60% completion of the reaction is कितना 3000 सेकेंड है। ये कह रहा है 60% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितने टाइम लगते हैं 3000 सेकेंड। What will be time taken for the 20% completion of the reaction, तो रिएक्शन को 20% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन क्या हो जाएगी, KT इजिकल टू होगा, देखिए इसको डायरेक्ट मत याद रखो, इसका रखना चाहो तो वैसे रख सकते हो, आपकी मर्जी है। इस वाले फॉर्मूले को याद रखना चाहो वो तो आपकी पसंद है, आप कौन से फॉर्मूले को रखना चाहोगे। तो KT इजिकल टू हो जाएगा इनिशियल माइनस रिमेनिंग अपॉन इनिशियल। देखो यही तो इक्वेशन होती है KT की, जीरो ऑर्डर के सेकेंड ऑर्डर के लिए 1 अपॉन AT माइनस 1 अपॉन ए नॉट, इनका एलसीएम ले लिया तो ये आ गया और ये इधर पहुंच गया होगा, ये इधर। ठीक है, चलिए ये ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इससे आराम से याद रख सकते हैं आप कोई सी भी क्वेश्चन को, इससे तो ये फटाक से बना ही सकते हैं। अगर ये थर्ड ऑर्डर की होती है तो यहाँ क्या हो जाता है 2 और इनका क्या हो जाता है स्क्वायर। अगर ये फिफ्थ ऑर्डर की रिएक्शन होती है तो यहाँ हो जाता है 4, यहाँ इनका पावर हो जाती है 4। आगे बस समझ में नहीं। चलिए, तो यहाँ देखिए अब उसमें कह रहा है तो टाइम देखिए, तो दोनों इक्वेशन को क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो T1 कितने के लिए, T1 तो 60% के लिए, और T2 कितने के लिए 20% के लिए। क्योंकि जब डिवाइड करेंगे तो K से तो K कट हो जाएगा। एक बार तो इक्वेशन लगा रहे हैं किसके लिए 60% के लिए, और एक बार इक्वेशन लगा रहे हैं किसके लिए 20% के लिए। तो देखिए T1 अपॉन T2, जब इन दो इक्वेशन बनाऊंगा, एक 60% के लिए, एक 20% के लिए, तो ये क्या होगा जब डिवाइड होंगे तो K से K कट जाएगा, ये बचेगा T1 अपॉन T2। ये इनिशियल का रखिए, इनिशियल में इनिशियल तो कितना होगा 100 और रिमेनिंग कितना हो गया होगा 40।
देखो 60% क्या हो गया रिएक्ट, मतलब रिमेनिंग कितना रह गया 40%। ये ऐसे कर लो 60% रिएक्ट हो चुका, 60% रिएक्ट हो चुका, तो ओवरऑल ये बचा कितना होगा 40%। तो देखिए, तो इनिशियल तो 100 और रिमेनिंग कितना रह गया होगा 40, रिमेनिंग कितना रह गया 40, क्योंकि 60% रिएक्ट हो चुका। तो 100 माइनस 40 कितना आया होगा 60। या कह सकते हैं ये A0 माइनस 80 क्या बताता है, जो रिएक्टेड पार्ट है, रिएक्टेड पार्ट कितना हो चुका 60%, और अपॉन A0 कितना 100 और रिमेनिंग कितना है 40। जब 60% रिएक्ट हो गया तो रिमेनिंग 40 रह गया। ये तो हो गया इसका डिवाइडेड बाय सेकेंड। अब वो बाय डिवाइड करूंगा तो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये वाली वैल्यू ऊपर और वो वाली नीचे। तो देखिए इनिशियल तो 100 और रिमेनिंग कितना रह गया होगा 20%, जब रिएक्ट हो गया होगा तो रिमेनिंग रह गया होगा 80 और डिवाइडेड बाय कितना होगा ये 100 माइनस 20, तो कितना बचेगा वो 100 माइनस 80, तो कितना होगा 20। चलिए बात समझ में आई नहीं, जब पहले की इक्वेशन के लिए हमने लगाया तो कितना 100 माइनस इनिशियल तो है 100 और रिमेनिंग कितना हो गया 60% रिएक्ट हो गया तो रिमेनिंग हो गया 40, तो 100 माइनस 40 कितना बचा ये 60, और ये इनिशियल कितना था 100 और रिमेनिंग कितना था 40 था। चलिए अब यहाँ अगर बात करें तो अब ये पहली इक्वेशन हो गई। अब डिवाइड बाई सेकंड, तो सेकंड में जब डिवाइड करेंगे तो ये वाला पोर्शन ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे रह जाएगा। ये वाला पोर्शन ऊपर पहुंचा होगा तो देखिए इनिशियल तो कितना 100 और रिमेनिंग कितना है 80 रह गया होगा, क्योंकि रिएक्टेड कितना है 20। तो अब यहाँ देखिए यहाँ कितना नीचे आएगा, ये 100 माइनस 80 करूंगा तो 20 बचेगा। बस सोल्व कर दो इससे, 100 से 100 और ये 40 इसको 80 बार जाएगा 2 बार। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना निकल कर आ रहा है जी, यहाँ से T1 की वैल्यू हमें पता थी कितनी 300 सेकेंड और T2 मुझे निकालना है। ये सोल्व होकर कितना आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है 6। तो T2 इजिकल टू क्या आ जाएगा 300/5, 300/6, तो कितना आ जाएगा 500 सेकेंड। नेक्स्ट, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर डबल, ये कह रहा है रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन डबल कर दी, मतलब A0 को क्या कर दिया बढ़ा के डबल कर दिया। हाफ लाइफ बिकम्स हाफ, मतलब इनिशियल कंसिडरेशन को डबल कर रहा हूं तो वो हाफ हो रही, मतलब उल्टी हो रही, वहां डबल कर रहे हैं तो यहां हाफ हो रही, तो इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देन फाइंड द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन, तो इस रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की यूनिट बताओ। रेट कांस्टेंट की यूनिट तो जब पता चलेगी जब ऑर्डर पता चल जाए। ऑर्डर कैसे पता चलेगा, वो कह रहा है रिएक्टेंट की कंसिडरेशन के डबल करने से हाफ लाइफ हाफ हो रही है, वहां डबल कर रहे हैं तो ये हाफ हो रही है, इसका मतलब हाफ लाइफ कंसिडरेशन के इन्वर्सली है। और इन्वर्सली किस में होती है, सेकेंड ऑर्डर में। हाफ लाइफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कंसिडरेशन के, उसका मतलब कौन सी ऑर्डर हो गई, सेकंड ऑर्डर। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती कंसिडरेशन के तो जीरो ऑर्डर, और कंसिडरेशन पर डिपेंड नहीं करती तो फर्स्ट ऑर्डर। आगे बात समझ में नहीं। और इन्वर्सली का स्क्वायर होता है तो थर्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या हो गई, सेकंड ऑर्डर हो गई। जब सेकंड ऑर्डर का पता चल गया तब तो के की यूनिट लिख देंगे। क्या होगी, जिस भी ऑर्डर की यूनिट लिखेंगे उसमें से एक कम करिए, तो सेकंड माइनस 1 करूंगा कितना आ जाएगा 1, और 1 लीटर की पावर चढ़ा दो, जो लीटर की पावर आएगी 1 वही मोल की पावर होगी रिवर्स साइन में, और सेकंड तो इन्वर्स रहता ही है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया हैज द इनिशियल प्रेशर कितना 100 mmHg विद द हाफ लाइफ 4 आवर्स। ये कह रहा है एक अमोनिया की रिएक्शन है प्लेटिनम सरफेस पे, प्रेशर कितने पे 100 mmHg। जब इनिशियल प्रेशर कितना था 100 mmHg, तब हाफ लाइफ कितनी थी 4 आवर्स थी। इफ द प्रेशर बिकम्स 200 mmHg, प्रेशर को क्या कर दिया डबल, मतलब जैसे कंसिडरेशन डबल कर दिया ऐसी प्रेशर डबल कर दिया। देन फाइंड हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन, तब इस रिएक्शन की हाफ लाइफ बतानी है। और कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन दे रखी, सेकंड। सेकंड ऑर्डर की जो रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन की क्या होती है, इनवर्सली। कंसंट्रेशन कैसे काम करता है, जैसे प्रेशर काम करेगा वैसे ही कंसंट्रेशन, या जैसे कंसंट्रेशन काम करती है वैसे ही प्रेशर करती है। तो देखिए तो यहाँ पे जो हाफ लाइफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन की, क्योंकि सेकंड ऑर्डर है। या कह सकते हैं हाफ लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, प्रेशर के। तो अगर हाफ लाइफ फर्स्ट अपॉन हाफ लाइफ सेकेंड तो उल्टा हो जाएगा। अगर ये क्या फर्स्ट अपॉन सेकेंड है तो वो क्या हो जाएगी, सेकेंड अपॉन फर्स्ट। सो सेकंड प्रेशर कितना हो गया था 200 और इनिशियल प्रेशर कितना था 100, तो आंसर कितना आ गया 2। तो क्या हो गया इस केस में, अब पहली हाफ लाइफ कितनी देर की, तो उन्होंने 4 घंटे की। सेकंड हाफ लाइफ निकालनी, तो सेकंड हाफ लाइफ मुझे निकालनी, तो फर्स्ट लाइफ हाफ बाई 2 आ जाएगी, तो 4/2 कितना हो जाएगा 4 घंटे। तो वही है, अगर इनवर्सली देखिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ है कंसंट्रेशन के इनवर्सली होगी, या कह सकते हैं प्रेशर के इनवर्सली होगी। अगर इनवर्सली है तो इसका मतलब अगर प्रेशर को डबल कर रहा हूं तो हाफ लाइफ क्या हो गई होगी, हाफ हो गई होगी। इस फॉर्मूले को लगाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप प्रेशर को डबल करेंगे तो हाफ लाइफ हाफ हो गई होगी, मतलब 4 आवर्स से कितनी हो गई होगी 2 आवर्स। क्यों, क्योंकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ कंसंट्रेशन के या प्रेशर के क्या होती है, इनवर्सली। और इनवर्सली का मतलब है अगर कोई चीज डबल होगी तो दूसरी क्या हो जाएगी, उसकी हाफ हो जाएगी। तो अगर प्रेशर डबल कर रहे हैं तो हाफ लाइफ क्या हो जाएगी, हाफ।
तो देखिए, कंसंट्रेशन और टाइम में जो ग्राफ है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्राफ दे के पूछ लेता है बताइए कौन से ऑर्डर का ग्राफ है, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। तो जब भी कंसंट्रेशन टाइम में ग्राफ दे रखा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब कंसंट्रेशन टाइम में ग्राफ दे रखा है तो वो जीरो ऑर्डर, और अगर लोग कंसंट्रेशन टाइम में ग्राफ दे रखा है तो वो फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि लोग तो फर्स्ट ऑर्डर में आता है, बाकी कोई सी ऑर्डर में लोग नहीं आता। और दूसरी बात, और अगर हमें क्या दे रखा है, वन अपॉन कंसंट्रेशन टाइम में ग्राफ दे रखा है, तो वो क्या हो जाएगी, जब अपॉन में हो गई तो इसका मतलब अपॉन में कंसंट्रेशन है, तो इसका मतलब वो सेकेंड ऑर्डर से स्टार्ट होंगी। अगर वन अपॉन कंसंट्रेशन की पावर वन है तो वो क्या है, सेकेंड ऑर्डर, और वन अपॉन कंसंट्रेशन की पावर टू का ऑर्डर है, ग्राफ है टाइम के साथ, तो वो क्या हो गई, थर्ड ऑर्डर। तो इन्वर्सली कंसंट्रेशन अगर आ जाए, इन्वर्सली कंसंट्रेशन आ जाएगी तो वो सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर या फाइव ऑर्डर, इस टाइप की रिएक्शन होगी। ऑर्डर उसका कैसे पता चलेगा इन्वर्सली कंसंट्रेशन वाले टाइम ग्राफ का, तो उस केस में कंसंट्रेशन, जो इन्वर्सली कंसंट्रेशन है उस कंसंट्रेशन की पावर देख लेना, अगर कंसंट्रेशन की पावर वन है तो वो सेकेंड ऑर्डर है, सेकेंड पावर है तो क्या है, थर्ड ऑर्डर है, अगर फोर्थ पावर है तो फिफ्थ ऑर्डर है। क्लियर। एक और बात से बचना है, जब कंसंट्रेशन और टाइम में ग्राफ हो तो वो मैंने बताया जीरो ऑर्डर, मगर ध्यान रखना जब कंसंट्रेशन टाइम में ग्राफ होगा तो वो जीरो ऑर्डर होगा कब, अगर वो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन नीचे को ऊपर को कहीं को भी, ठीक है, अगर वो स्ट्रेट लाइन जा रहा है कंसंट्रेशन टाइम में ग्राफ तो वो क्या होगा, जीरो ऑर्डर। और लोग कंसंट्रेशन टाइम में ग्राफ होगा तो वो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर। मगर लोग कंसंट्रेशन टाइम में ग्राफ हो और स्ट्रेट लाइन ना हो, लोग देखिए कंसंट्रेशन और टाइम में जो लोग कंसंट्रेशन टाइम में ग्राफ, वो तो 100% फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अब कंसंट्रेशन और टाइम में ग्राफ है तो वो जीरो ऑर्डर हो गया, मगर जीरो ऑर्डर कब होगा, वो अगर स्ट्रेट लाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो जीरो ऑर्डर, और अगर वो जो लाइन है अगर वो कर्व्ड है तो वो फिर फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी। क्योंकि कर्व्ड वाला केस कब आता है, जब कंसंट्रेशन में अगर देखिए फर्स्ट ऑर्डर में एक तो लॉग की इक्वेशन होती है और एक विदाउट लॉग की भी इक्वेशन होती है, अगर लॉग नहीं होगा तो एक्सपोनेंशियल टर्म्स होगी, एक्सपोनेंशियल, जैसे ए टी इजिकल टू होगा ए नॉट ई की पावर माइनस अल्फा टी। तो एक्सपोनेंशियल जो कर्व आते हैं वो कैसे होते हैं, वो पैराबोलिक होते हैं, पैराबोलिक नेचर के, पैराबोलिक तरीके से। तो अगर कंसंट्रेशन टाइम में ग्राफ है और स्ट्रेट लाइन है तो जीरो ऑर्डर, और कंसंट्रेशन टाइम में ग्राफ है कर्व, स्ट्रेट लाइन नहीं है कर्व है, तो फिर वो फर्स्ट ऑर्डर होगी, ठीक है। और लो कंसंट्रेशन टाइम में है तो फिर तो फर्स्ट ऑर्डर है ही, और इनवर्सली कंसंट्रेशन टाइम में ग्राफ है तो वो सेकेंड ऑर्डर होगी या उससे अधिक ऑर्डर होगी, वो डिपेंड करेंगे फिर उसकी पावर पे, ठीक है। और ध्यान देना है आपको, देखिए तीन बातें मैं आपको बताता हूं पढ़ाई में। आपको क्या करना है, अगर आप पैदल चल रहे हैं, जैसे पैदल चलना, तो पैदल चलना का मतलब होता है स्वयं चलना, किसी की कोई मदद नहीं है, किसी की कोई मदद नहीं है, खुद पढ़ना है, खुद पढ़ना है, किसी से कोई मदद लेनी, सिर्फ अपनी बुकों को अपने आप पढ़ना है और समझना है। ये तो हो गया पैदल चलना। एक क्या है, मोटर कार पे, यानी कि कार पे, मोटर कार पे या बाइक पे बैठे जा रहे हैं, उसमें क्या हो गया, किसी दूसरे के भरोसे पढ़ रहे हैं, किसी दूसरे के भरोसे, अपनी कोई मेहनत नहीं, बस क्या कर दिया, कोई दूसरा दे दे, कोई दूसरा बता दे कौन से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, कोई इंपोर्टेंट बता दे। तो कुछ बच्चे इंपोर्टेंट पूछते हैं कि सर इंपोर्टेंट बता दो, तो इंपोर्टेंट पूछने का मतलब वो कार में बैठ के सवार होना चाह रहा है, आगे बात समझ में नहीं, अपनी कोई मेहनत नहीं, सिर्फ दूसरों के बल पे जाना चाह रहा है। और साइकिल पे चलना क्या होता है, कि साइकिल पे चल रहे हैं मतलब मेहनत खुद कर रहे हैं, किसके अंडर में, गुरु के अंडर में। साइकिल क्या करती है, देखिए पैदल चल के आदमी मेहनत कर रहा है और साइकिल चला के भी मेहनत कर रहा है, मगर दोनों की डिस्टेंस कवर क्या हो जाएगी, सेम टाइम में डिस्टेंस कवर डिफरेंट हो जाएगी। साइकिल पर बैठ के आप जो मेहनत करोगे उसमें कम टाइम में क्या हो जाएगी, ज्यादा डिस्टेंस चल जाएगी। तो रीजन क्या है, साइकिल पर चलने का मतलब है कि आप खुद मेहनत कर रहे हो, ईमानदारी से पढ़ रहे हो, मगर किसके अंडर में, गुरु के अंडर में, गुरु जो कहता है वैसे कर रहे हो, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं, साइकिल जैसे कह रही वैसे आप चल रहे हो। तो ध्यान रखना, इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको बढ़िया से, अगर 95 प्लस बोर्ड एग्जाम में नंबर चाहिए या टॉप 100 रैंक में आपको सिलेक्शन चाहिए, तो साइकिल उठाइए और मेरे पास आ जाइए, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर आप ले सकते हैं मेरा 8218612398। आने से पहले कांटेक्ट जरूर कर लें। थैंक्स।